हमारे यहाँ कोई ऐसा कैरेक्टर है, कभी भी कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर फंसता है, अरे ये कैरेक्टर किसी से नहीं हो सकता, तो सबके दिमाग में एक ही नाम आता है, अनामय वर्मा। एनीमे की बात करें दोस्तों, हंटर में अपने लियोरियो और बाकी एनिमा में बिस्किट ओलिविया है कि आपकी कोई गलती निकालता है तो जिस बेसिस पे गलती निकाली है उसकी तह तक जाओ ताकि वैसी गलती आप दोबारा रिपीट ना करो। अभी दूसरा वर्जन गेम ऑफ थ्रोन्स का रिकॉर्ड हुआ आपने टीरियन लैनिस्टर, वो कैसा रहा एक्सपीरियंस? वो तो बहुत ही बढ़िया था। वो जो मुझे पता चला वो करना है, हालांकि बाकी चीज़ें उसकी थोड़ी जब मैं थिएटर में था ना तो मेरा डायरेक्टर एक बड़ा अच्छा उन्होंने बोला था कि एक एक्टर के पास सिर्फ एक ही एस्पेक्ट होता है, उसका एक्सपीरियंस। अब लिटिल सिंघम में मंत्री जी थे, उनको तो मुझे ब्रीफ ही दिया गया कि ओम प्रकाश जैसा ही कुछ चाहिए। अगर कोई बोले तुमको मालूम नहीं कैसे होगा। शॉन द शीप में अलग अलग वॉइसेस की हैं, करेक्ट, अकेले करेक्ट। छोटा सा चंक था कि वो दीवार से नीचे कूदता है शॉन और यूं करके और फिर बढ़ता है। तो मैंने कहा यार ये बॉडी लैंग्वेज तो सैफ अली खान की है। तो मेरे को लगा कम ऑन यार, नो प्रॉब्लम, मैं फिर देख लूंगा। नाइस। और ऐसे अपने सब कैरेक्टर किए मिस्टर बीन में। हाँ, मिस्टर बीन की वॉइस कैसे रखी आपने? तो मैंने उसमें ज़्यादा मिमिक्री नहीं की, उसमें मैंने बीन को मिमिक करने की कोशिश की। कि जो अपकमिंग वॉइस आर्टिस्ट हैं या कोई एक्टर्स भी हैं, अगर उनको आप कुछ एक एडवाइस देना चाहो? सबसे पहले तो हेलो दोस्तों, विचार एंड वाइब्स के एक और बड़े ही इंटरेस्टिंग से एपिसोड में आपका स्वागत है। मैंने पहनी है टोपी और मेरे गेस्ट ने भी पहनी है बहुत ही अमेजिंग सी टोपी, लेकिन उल्टी। लेकिन हम आपको इस पॉडकास्ट में टोपी नहीं पहनाने वाले हैं क्योंकि मेरे साथ हैं अनामय वर्मा। नमस्कार नमस्कार अन्ना भाई, थैंक यू सो मच थैंक्स फॉर हैविंग मी भाई। विचार एंड वाइब्स में आने के लिए। काफी टाइम से हमारी बात चल रही थी तो फाइनली अन्ना भाई को टाइम मिला। काफी चीजों में व्यस्त थे वो, बट फाइनली विचार एंड वाइब्स में आपके लिए अन्नामय वर्मा। वो शुभ दिन आ गया, वो शुभ दिन आ गया। तो दोस्तों, अन्ना भाई के काम के किस्से तो बड़े दूर दूर तक फैले हुए हैं, लेकिन तभी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ भैया, जो आपने इतने अमेजिंग से कैरेक्टर्स किए ताकि लोगों को भी एक बार पता चल जाए। आपने कार्टून नेटवर्क में मिस्टर बीन देखा होगा। मिस्टर बीन में जितने भी कैरेक्टर्स आते हैं, छोटे बड़े लंबे छोटे, मिस्टर बीन से लेकर सब कुछ आपने किया। एनिमेटेड, हाँ, एनिमेटेड, जो एनिमेटेड मिस्टर बीन है कार्टून नेटवर्क का। शॉन द शीप डिस्कवरी किड्स में आता था, उसमें भी सब कैरेक्टर की वॉइसेस अन्ना भाई की हैं। गॉब एंड फ्रेंड्स डिज्नी का, ऑड बॉट्स, सब वॉइसेस, सभी वॉइसेस अन्ना भाई ने की है। लिटिल सिंघम अगर आप लोगों ने देखा होगा, उसमें जंगली जोकर है, मंत्री, लॉर्ड संतरी, खतरनाक खतरी, सब आपने कर रखे हैं। गोलमाल जूनियर का भैया का एक कैरेक्टर बहुत ही अमेजिंग है, फेमस कैरेक्टर है पप्पी। वो आप कैसे करते, जरा उनकी वॉइस सुनाइए। बेसिकली गोलमाल जूनियर तो गोलमाल फिल्म से ही इंस्पायर्ड है, उसके कैरेक्टर्स लिए हैं। तो पप्पी कैरेक्टर जॉनी लीवर का कैरेक्टर का नाम था, तो वैसे ही लिया है। बेसिकली वो कैरेक्टर ऐसा है कि वो स्कूल में पीएन है और उसको 2-3 बच्चे बड़े परेशान करते हैं, ये अपने माधव और ये लोग, और वो चक्कर में रहता है कि किसी तरह प्रिंसिपल से उसकी कंप्लेन कर दी जाए और वो रेस्टिगेट हो जाए। बस पूरी कहानी है। तो वो हर समय स्कीमिंग करते रहता है। तो उसको करने में इसीलिए मजा है कि जॉनी लीवर की जो वॉइस थी ना, अरे बाबा आज मैं माधव को ऐसा फंसाऊंगा कि आज तो प्रिंसिपल सर इसे रेस्टिगेट कर ही देंगे बाबा। तो वो उसके अंदर जो स्कीमिंग चलती थी ना, वो करने में बड़ा मजा आता था कि अब मैं क्या बदमाशी करूं कि ये फंसे। और ये ओरिजिनल शो था तो आप स्क्रिप्ट में पहले अपनी परफॉर्मेंस दे देते थे, तो उसमें और मजा आता था ना, एक्सप्लोर करने को और मिलता था। बिकॉज जब इसकी ऑडिशन हुई थी तो जो क्रिएटिव पर्सन था, एक तो वो सॉर्टेड थे कि कैसा चाहिए, प्लस वो स्केच क्लियर था कि जॉनी लीवर से ही इंस्पायर्ड रहेगा वो, उसका लुक वुक वैसा ही था। तो समहाउ क्लोज टू दैट। और जॉनी लीवर में के भी कॉमेडी के बहुत सारे शेड्स हैं। करेक्ट। तो इसमें उन्होंने जहां यूजुअली बहुत स्वीट या बड़ा इनोसेंट टाइप का कॉमेडी करते हैं, तो इसमें जो उनका स्कीमिंग वाला जो एक है ना, थोड़ा सा शैतान, थोड़ा सा बदमाश, वो मैंने निकाला। और वहीं ऑडिशन के टाइम उनको बताया कि ऐसा चलेगा। वो भी मुझे गाइड कर रहे थे कि थोड़ा सा इसमें शैतानी लाओ, थोड़ा सा इसमें बदमाशी लाओ। जॉनी लीवर बदमाशी करेंगे तो कैसा करेंगे, ऐसा गाइड किया तो निकला। ये बहुत अच्छा निकला और वो सबको काफी पसंद आया कैरेक्टर, पप्पी कैरेक्टर गोलमाल सीरीज में। अगर आपने नहीं देखा है
तो जाके क्लिपिंग्स देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा, क्या अमेजिंग परफॉर्मेंस की है। अच्छा, अन्ना भाई के बारे में एक बात बता दूं, हमारी इंडस्ट्री में, वॉइसिंग इंडस्ट्री में पिछले इट्स बीन ऑलमोस्ट 20 years यू आर इन दिस इंडस्ट्री। 15 years। तो उससे पहले क्या करते थे अन्ना भाई, हम बात करते हैं, उस बारे में आएंगे। लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसा कैरेक्टर है, कभी भी कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर फंसता है यार ये कैरेक्टर किसी से नहीं हो सकता, तो वो अन्ना भाई से 100% हो जाएगा। ये अन्ना भाई की पर्सनैलिटी और ये इनकी परफॉर्मेंस है कि कोई भी कैरेक्टर जितना मुश्किल से मुश्किल कैरेक्टर होगा ना, अगर वो कोई नहीं कर पा रहा तो अन्ना भाई करेंगे। और अगर सबसे पहले डायरेक्टर को दिखता है कि भाई ये कैरेक्टर तो अतरंगी है, सबसे खतरनाक है, तो सबके दिमाग में एक ही नाम आता है, अनामय वर्मा। गलत बोल रहा हूँ? हाँ, बस कह सकते हैं लकी हैं कि लोग इतना भरोसा करते हैं। नहीं। और आपकी अमेजिंग परफॉर्मेंस, जो आप जान डाल देते हो ना, और इसी जान डालने के चक्कर में एक बार आप हॉस्पिटल पे चले गए थे। उस पे आएंगे किस्सा, बड़ा अमेजिंग है वो भी। मैं तो, आपने जब बताया था इन्होंने कि कैरेक्टर करते 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 इतना घुस गए कि सीधा हॉस्पिटल। हाँ, वो हार्ट क्या मिनी हार्ट अटैक बोलते हैं उसको, वो आ गया, गिर गया, पसीने वसीने आ गए, सीधा आईसीयू में। क्या हुआ था, चलिए बता दीजिए। कौन सा कैरेक्टर कर रहे थे आप, कौन सी सीरीज कर रहे थे? सीरीज आई थिंक, मेरे को ये तो पता है आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जोन पकड़ा। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं घर जा रहा था हमारे यहाँ पूजा में, तो उससे पहले मैंने ऑडिशन दिया था, और उसी समय नवाजुद्दीन की वो फिल्म आई थी सलमान वाली, जिसमें वो वाला उन्होंने दिया था। तो उन्होंने मुझे रेफरेंस आया था कि विलन है, ऐसा करना है, तो मैंने ऐसे ही ऑडिशन दे दिया, उसके बाद डायलॉग बोल दिया। तो वो ऑडिशन देके मैं चला गया। जब घर से वापस आया तो आते ही वहां में फोन आ रहा था, अरे हमें डिलीवरी देनी है। वो भी फंस गए थे भाई, उनका भी डेडलाइन होता है। तो मैं एयरपोर्ट से सीधा घर आया, सामान रखा और स्टूडियो गया। अच्छा। और वहां गया, और वहां जब मैंने स्क्रिप्ट देखी तो मुझे लगा कि यार ये थोड़ा मुश्किल होगा। रीजन भी क्या है कि जब आप ऑडिशन देते हो ना, तो छोटे से डायलॉग्स होते हैं, मतलब 7-8 डायलॉग होते हैं, तो उससे क्रिएटिव्स को जजमेंट आ जाती है कि क्या कैसे जाएगा ये कैरेक्टर। जब वहां गया तो फिर मैंने कहा चलो टेक करते हैं, मजा तो आता ही है। बट इसमें कैच था। कैच ये था कि वो जो कैरेक्टर और फिर वो डायलॉग बोलता है, तो आप अपनी पूरी सांस निकाल देते हो, फिर डायलॉग बोलते हो। तो उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि वो डायलॉग लंबे लंबे थे, तो मुझे बिना सांस लिए या छोड़े उसको लंबे लंबे डायलॉग बोलने थे। मुझे तो मजा आ रहा था, लेकिन मेरे दिल को मजा नहीं आया। उसको लोड लग गया, तो उस पे हार्ट पे प्रेशर आया। और उस पे भी मैं घर जो गया था पूजा में, और वो पूरा जो एक 10 दिन मेरा गया, उसमें नींद नहीं हुई थी, बहुत थका हुआ था, तो मैं फिजिकली भी बहुत टायर्ड था। तो उसमें कोइंसिडेंस है कि ऐसा हुआ कि मेरे बॉडी ने साथ नहीं दिया उस समय। हालांकि मजा तो मेरे को आ ही रहा था। और अचानक क्या होता है कि वो हार्ट बीट बढ़ने लगी, वो सांस छोड़ के, और फिर तुम जानते हो कहाँ जाओगे तुम, मैं जानता हूँ, व्हाटएवर जो भी डायलॉग था, मुझे डायलॉग से याद नहीं, वो पूरा प्रेशर आया था। तो वो एक वो कोइंसिडेंस है। अगर मैं इतना थका नहीं होता तो वो टाइमिंग ऐसी रही कि आप थकान से आ रहे थे, ट्रैवल करके आ रहे थे, और वो कैरेक्टर में इतनी जान डाल रहे थे। हॉस्पिटल को बिल भरना था तो हो गया। नहीं, लेकिन ये दिखाता है कि काम के प्रति आपकी शिद्दत, आपकी मेहनत, और कोई भी कैरेक्टर में जान कैसे डाली जाती है, वो अन्ना भाई से बेहतर कोई नहीं समझता। इस पूरे पॉडकास्ट में हम अलग अलग कैरेक्टर्स की, अलग अलग सिचुएशन की, जो आपके हमेशा सवाल रहते हैं कि कैरेक्टर को कैसे अप्रोच किया जाए, इस कैरेक्टर को वॉइस कैसे दी जाए, फेस दिख रहा है या उसकी बॉडी लैंग्वेज से कैसे, उन सब मुद्दों पे बात होगी आज। अन्ना भाई मैं आपसे पूछूंगा, और जो इनके अच्छे कैरेक्टर्स है उसके बारे में बताता हूँ। स्कूबी डू में आपने शैगी भी एक पूरा सीजन किया हुआ है ना? शैगी में मैंने शैगी और स्कूबी दोनों का ऑडिशन दिया था। अच्छा। और दोनों ही उनको ठीक लगा था। लेकिन एक और हमारे आर्टिस्ट हैं, बड़े प्यारे हैं, वो उन्होंने ज्यादा अच्छा किया था मुझसे, तो उनको स्कूबी में लिया और मुझे शैगी में लिया था। क्या बात है, क्या बात। बग्स बनी में पॉर्की पिग ना? हाँ, अभी रिसेंटली नेशा 2 आई है। हाँ, उसमें आपने जो उसका कैरेक्टर है ताइयाई ज़ेरनान, जो मोटू सा किया है, और गुरु है, बहुत शेड्स हैं उसके। क्या मतलब, जो एक्चुअल एक्टर ने जिसने भी किया होगा चाइनीज में, बहुत बढ़िया किया था करने में। मतलब वेरिएशन, एक ही डायलॉग में 4-5 वेरिएशंस थे। एनीमे की बात करें दोस्तों, तो एनीमे में ऐसे तो काफ़ी किए हैं, लेकिन रिसेंट कुछ किया उनके मैं जिक्र करना चाहता हूँ। जैसे हंटर में आपने लियोरियो किया है। हाँ। और जिसके बारे में अभी हम बात करना शुरू करते हैं, बाकी एनिमा में बिस्किट ओलिविया।
आपको पता चली गया होगा कौन सा कैरेक्टर बिस्किट ऑलिविया, काफी फेमस कैरेक्टर है। उसके बारे में बात कीजिए। रिद्धि के साथ भी मैंने पॉडकास्ट किया है, रिद्धि ने डायरेक्ट किया था वो। तो वो कैरेक्टर कैसा मिला, उसकी एक क्या स्टोरी है जो हम बात करें, तो वो जरा मैं चाहता हूँ आप बताएं और सबको पता चले। एक इंटरेस्टिंग कहानी है। मतलब रिद्धि ने बुलाया और मुझे बताया कि ऐसे ऐसे कैरेक्टर है। अब होता क्या है ना कि जब हम डब करने जाते हैं, जब बैठते हैं और पहली बार आपके सामने कैरेक्टर आता है, तो मेरी एक आदत है कि मैं उसके बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से आवाज़ को बनाने की कोशिश करता हूँ। जो बॉडी लैंग्वेज हर कैरेक्टर का बॉडी होता है और उसका एक तो बॉडी स्ट्रक्चर, दूसरा उसका लैंग्वेज, दो चीज़ हुई। एक तो मोटा है, पतला है, दुबला है, जाड़ा, जो भी है, और दूसरा है कि वो कैसे मूव कर रहा है और उसका मिजाज क्या है। मिजाज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो किस फ्लेवर का है। तो मैंने जब बिस्किट ओलिविया का देखा, जब रिद्धि ने दिखाया कि देखो ये कैरेक्टर है, करना है, तो वो बहुत हेवी, बिल्कुल बिल्ड, नीगर, वेल बिल्ड था और जेल का बॉस था, मुंह में सिगार और ये बड़े बड़े मसल्स और बाल कम और वेरी बॉसी टाइप। तो और ओरिजिनल में जो पायलट थी उसकी, तो उसमें बड़ी हेवी वॉइस थी उसकी, एंड ही वाज लाइक वेरी स्ट्रेट। और वो जापानीज सीरीज है ऑब्वियसली। तो पता नहीं क्यों एक होता है ना कि जब आप कैरेक्टर देखते हो तो आपके दिमाग में एक मैपिंग होने लगती है। बाकियों का पता नहीं, मेरी मैपिंग होने लगती है कि ये ऐसा साउंड कर रहा है, या आपको एक झलक आती है कि यार ये कैरेक्टर ऐसा जा रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो पता नहीं मुझे क्या लगा, मैंने कहा रिद्धि इसको नॉर्मल ना करके एक इटालियन गैंगस्टर, बिकॉज गैंगस्टर में यूजुअली हमारे दिमाग में होता है कि इटालियन लोग या उस तरह की फिल्मों में ज़्यादा दिखाते हैं, या लैटिन अमेरिका उस टाइप के लोग होते हैं जो ज़्यादा विलनिश टाइप के होते हैं। तो पता नहीं स्ट्राइक किया, मैंने कहा इसको ट्राई करूँ क्या, एंड शी वाज लाइक हाँ करो ना। तो अगर हिंदी में उसका नॉर्मल अगर डायलॉग लेता तो उसमें था कि मैं जानता हूं तुम हमारे जेल में क्यों आए हो, तुम हमारे अंडर ही रहोगे, समथिंग लाइक दैट। ये कुछ भी ऐसे ही डायलॉग बनाया। तो मैंने उसको चेंज कर दिया और उसके मुंह में सिगार रहता था। मैं जानता हूं तुम हमारे जेल में क्यों आए हो, तुम मेरे अंदर में रहोगे। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर कोई बॉस है और उसका एक मैनरिज्म होता है तो उसका बॉसीनेस ज्यादा एस्टैब्लिश होता है। अगर वो नॉर्मल ऐसा बोलेगा तो नॉर्मल ही साउंड करेगा, तो उसका कुछ एक डिस्टिंक्ट मैनरिज्म अगर दें तो उससे उसका फ्लेवर भी निकलेगा और उसका जो कैरेक्टर है उसमें बॉसिज्म वो ज्यादा इंपैक्टफुल होगा। तो ये मैंने किया। जबकि इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं था, इंग्लिश में नॉर्मल इंग्लिश हैवी वॉइस था, एकदम स्ट्रेट। तो वो हुआ, शी लाइक्ड इट। बट जो हमारे मेन प्रोड्यूसर हैं सर आसिम सर, उनको लगा कि यार ये कहाँ जा रहा है, कैरेक्टर तो ऐसा है नहीं। बट शी वाज लाइक कि नहीं सर आप पूरा एपिसोड देखो फिर बताओ। एपिसोड दिखाया, देन ही लाइक्ड इट। वाज लाइक नाउ इट इज गोइंग। क्या होता है छोटे में आप जज नहीं कर पाते, जब पूरा ग्राफ देखते हो तो समझ में आता है एग्जैक्टली कलर, फ्लेवर निकल के आता है। फूल का एक पंखुड़ी में कैसे बताओगे फूल कैसा है, करेक्ट, पूरा फूल देखो तो समझेगा। करेक्ट। तो वो एक है। तो हाँ उसमें कैरेक्टर में सपोर्ट भी मिलता है। कई बार होता है आपको डायरेक्टर का भी सपोर्ट चाहिए होता है। yes. कि आपका जो विजन है, बेसिकली विजन ही है ना, कि जो है उसको कर दिया तो फिर क्या किया, आपका क्या है उसमें, आप उसको कैसे खिला सकते हो, कैरेक्टर को जी सकते हो, व्हाट्स योर एक्स फैक्टर। करेक्ट करेक्ट। तो कई बार डायरेक्टर आपके पेज पे आते हैं, कई बार नहीं आते, उनका भी अपना विजन है। तो वो एक सब्जेक्टिव चीज हो जाता है। बट मैं तो दे देता हूँ कि भाई मुझे लग रहा है ऐसा, अब तुम बताओ क्या करना है, बिकॉज इट इज योर प्रोजेक्ट। करेक्ट। तो मतलब ऐसा भी होता है आपके साथ कि आप किसी कैरेक्टर को वैसे यूजुअली आप बोल ही देते हो, लेकिन कभी डायरेक्टर एडमेंट होता है नहीं यार मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे कर। हाँ होता है, कई बार हुआ है। तो आज लाइक ठीक है, बिकॉज मेरा एक और चीज मानना है कि ये क्राफ्ट है ना, मैं उसका एक हिस्सा हूँ, लेकिन वो जो डायरेक्टर वहां बैठा है वो पूरा प्रोजेक्ट देख रहा है। सेकेंड थिंग, क्लाइंट से उसने डील की है, क्रिएटिव डिस्कशन उसकी हुई है, तो मैं उस पर बड़ा रिलाई भी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो करना ही है। मेरा एक ओपिनियन, मैं वहां उनको सपोर्ट करने के लिए हूँ, अपना परफॉर्मेंस या अपने ईगो के लिए नहीं बैठा हूँ। कई लोग का होता नहीं, बोल दिया, कहीं मना कर दिया, अलग अलग होता है। मैं करूंगा तो यार ऐसे ही करूंगा, ये होता है, ऐसा ऐसे होना चाहिए, अपना अपना है सबका। बट मेरा सोचने का है कि मैं वहां उस चीज को जस्टिफाई करने आया है और इट्स अ टीम वर्क। तो मैं डायरेक्टर चाहे नया हो, कई बार होता है कि बिल्कुल नया, आपका कहाँ थे पहले, नहीं सर ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है, लेकिन मैं उस पर बिलीव करता हूँ, उसको उसके ओपिनियन को हमेशा रिस्पेक्ट करने की कोशिश करता हूँ और करता ही हूँ। रीजन बीइंग
कि वो क्लाइंट से भी डील कर रहा है, वो पूरा शो, मैं शो नहीं जान रहा हूँ, मुझे नहीं पता उस कैरेक्टर के पहले कहानी कहाँ गई, आगे कहाँ जा रही, मैं तो उस हिस्से को करके जा रहा हूँ देख रहे हैं और मेरे पास उतना टाइम भी नहीं रहता कि मैं पूरा सीरीज देखूं, उसने देख रखा है, राइट। तो उसको अगर लगता है जा रहा है तो ठीक है। और कई बार होता है कि कुछ डायरेक्टर्स में कॉन्फिडेंस होता है नहीं करो, और कुछ में होता है नहीं यार सेफ चलते हैं, सबका अपना अपना है। सो कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारा काम है हम फेंकते चलें, आप उठा लो नहीं तो आप जो बोलोगे हम कर देंगे। नाइस नाइस। तो पिछले 15-16 सालों से अन्ना भाई ने तमाम मतलब हज़ारों कैरेक्टर की वॉइस दी है, हज़ारों फिल्में की हैं, और क्या कहते हैं सीरीज़ एपिसोड्स तो अनगिनत हैं, गिनती नहीं है। लेकिन हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, पहले चलते हैं। अन्ना भाई की शुरुआत थिएटर से हुई थी दिल्ली में, पटना है, पटना के हैं अन्ना भाई, तो जरा थोड़ा शुरुआत से बताते हैं। बचपन से आपको ये शौक था? हाँ, बचपन से एक्टिंग करने का। स्टेज में कभी चढ़े थे स्कूल में? स्कूल में हमारे स्टेज का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, हाँ। मैं घर को स्टेज बनाता था। अच्छा। और बारिश के मौसम में मेरा स्टेज होता था। रीजन बीइंग एक बड़ा छोटा सा चीज है, हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो दादा दादी चाचा सब रहते थे, हम लोग साथ में। और होता क्या था कि बारिश में आप बाहर खेलने नहीं जा सकते थे, बारिश बहुत होती थी, पूरा कीचड़ विचड़, तो सारे दोस्त लोग सब घर में। ये पटना की बात कर रहे हो? पटना की बात है, जब मैं स्कूल में था 6th 7th 5th 4th ऐसा ही कुछ में। तो नेचुरली बहुत ही नेचुरली आता था कि दादा यूजुअली शाम 4-5 बजे हर घर में चाय पीते हैं लोग, तो दादा मेरे रिटायर्ड थे, सब कोई थे, तो वो लोग चाय जब पीते थे ना तो मैं उनको एक्टिंग करके दिखाता। क्या बात कर रहे हो? हाँ, अपने से आप मनोरंजन का जरिया थे। हाँ, उन लोगों के लिए। और ये बड़ा मुझे मजा आता था शीशे देखना। तो मेरा जो टूल होता था बारिश के दिनों में, ऐसे तो क्रिकेट खेलता था, बारिश के दिनों में मेरा जो खेलने का जरिया, मतलब जो सामान होता था वो होता था बूट पॉलिश, पाउडर। अच्छा। बूट पॉलिश से मूछें बना ली, यहाँ आंखें रंग ली, पाउडर से बाल रंग लिए या दाढ़ी बना ली, या पाउडर पॉलिश में पाउडर मिला के कुछ बना लिया, कपड़े पहन लिए, मेकअप करके। हाँ, अपनी तरफ से, मतलब बहुत नेचुरली आता था क्योंकि मुझे मजा आता था। और मेरे दादाजी खुद साहित्यकार थे, वो राइटर थे, संगीतकार थे, तो उनका एक आर्ट का ये था। मेरी दादी भी बहुत अच्छी पढ़ी हुई हैं, करेक्ट, बंगाली, उन्होंने बहुत सारे साहित्य पढ़े थे। अच्छा। शी न्यू बंगाली, तो उनका भी रीडिंग का एक कल्चर था। तो हमारे यहाँ थोड़ा बहुत ये चीज था। मेरे चाचा थिएटर करते थे, तो थोड़ा माहौल था। मेरे फुफ्फा मुंबई में, चाचा जी जिनसे अभी घर में मैं मिला था, वो जो खुद लिखते भी हैं? नहीं, वो नहीं। अच्छा। उनसे छोटे वाले भाई, अच्छा, अब नहीं है। अच्छा। वो थिएटर करते थे शुरू से। अच्छा। मैं बचपन से देखता, तो रात में रिहर्सल से आते थे। मतलब आपको एक्सपोजर था बचपन से थोड़ा सा? फिर मेरे फुफ्फा मुंबई में एडिटर थे, उनका अपना स्टूडियो था, तो वो कहीं ना कहीं वो एक माहौल में था। बाकी किसी ने नहीं पकड़ा, मैंने उस माहौल को पकड़ लिया। फिर वो चीज एक्सप्लोर करने आप थिएटर करने दिल्ली गए? हाँ, नहीं, दिल्ली तो पढ़ने गया था। अच्छा। फिर मुझे लगा कि मुझे थिएटर करना है, पापा से बात की, मुझे एक्टिंग करना है। ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि नहीं, गया तो था CA करने के लिए, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, वो पुकार रहा है मुझे ऐसा। तो पापा से बोला, तो उन्होंने कहा कि एक शर्त है कि तुम्हें ग्रेजुएट होना होगा, उसके बाद तुम्हें जो करना है करो, क्योंकि अभी तुम जाओगे तो ग्रेजुएशन नहीं करोगे, पढ़ने के लिए गए ना, कम से कम ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए। तो आई केप्ट दैट प्रॉमिस, आई वाज लाइक कि नहीं। तो उसके बाद थिएटर ज्वाइन किया। उससे पहले भी एक और इंटरेस्टिंग है, VHS पे जब हम छोटे थे तो VHS और CD पे फिल्में होती थी, तो हम लोग ना, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट था कि हम लोग सैटरडे को रात में पिक्चरें देखते थे। अच्छा। मंगा के। और बताया कि मेरी जॉइंट फैमिली थी, तो मेरे चाचा, मेरे पापा के कजन, चाचा लोग आसपास जो रहते थे सब आते थे, तो हम लोग बड़ा पूरी फैमिली देखते थे। आपके घर में वो था VCR प्लेयर था? हाँ, क्या बात है। हाँ, वही तो, हम पूरे मोहल्ले में हम शेर थे। तो उसमें क्या हुआ कि वो लोग पुरानी फिल्में देखते थे, तो अब हमें तो फिल्म देखना है, कोई भी दिखा दो। तो वो ना एक बार कोई राजकुमार की फिल्म थी, डबल रोल था, मैं उस समय 8th में था, मुझे याद है, डबल रोल था, और उसमें उन्होंने बाप बेटे का कुछ था कॉन्वर्सेशन, ये राजकुमार दोनों थे, फादर और बेटा। फिल्म का नाम शायद धर्म, मुझे याद नहीं है, कुछ ऐसे ही धर्म वर्म कुछ करके था। तो उसमें ना ऐसे ही राजकुमार ने बोला मोहन, तो बेटे ने बोला हाँ बाबू, हो गया। तो हुआ क्या, पिक्चर खत्म हो गई, रात 12-12 बज रहे होंगे कुछ, तो मैं ऐसे ही मोहन हाँ बापू कर रहा था, तो मेरे चाचा सुने, बोले क्या बोला तूने? मैंने कहा मोहन हाँ बापू। तो बोले अरे तो वैसे ही बोल रहा है। तो मेरा कॉन्फिडेंस आ गया, मैं कहा अरे बाबा ये तो बढ़िया है। और मैं साइकिल से स्कूल जाता था, और स्कूल जाने में 25 से 30 मिनट लगते थे, 8-9 किलोमीटर था, 8th।
तो मैं उसी समय एक पिकनिक कैसेट आया था, मतलब आया पहले हुए था, मुझे किसी ने, मैं डिस्कस किया तो बोला पिकनिक कैसेट है सुदेश भोसले का, वो तो सुन अगर तू करता है तो। पिकनिक कैसेट क्या होता है? पिकनिक एक सुदेश भोसले ने उस समय एक कैसेट निकाला था पिकनिक करके, उसमें सारे एक्टर्स की पूरी कहानी, उसमें एक बड़ी कॉमेडी सी स्टोरी थी और सारे एक्टर्स की मिमिक्री की थी उन्होंने। अच्छा। तो मैंने कहा, किसी ने बोला कि तू इसको सुन, तो मैं वो सुनता था और साइकिल पे बैठे बैठे प्रैक्टिस करता था, बिकॉज वो नेचुरली मजा आता था। फिर स्कूल में करता था, लंच होता था ना, फिर सबको सुनाता था। अच्छा, तो मतलब मिमिक्री करने का हाँ, वो नेचुरली आ गया था। मतलब मैं भी करता था बचपन में ना, मैं ऐसे अमरीश पुरी की आवाज निकालना, है ना, बच्चन साहब की आवाज निकालना, है ना, वो हम सब बच्चे करते ही है स्कूल में। तो वहीं से शुरू, मेरे ख्याल से जो एक्टिंग का या किसी को जब आप बचपन में इस थॉट को परसीव करते हो, कंसीव करते हो, तो किसी की नकल करने से ही होता है। करेक्ट। आपको कोई रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है। और ये बड़े बड़े एक्टर्स का, क्योंकि उस समय टीवी पे जैसे राजू श्रीवास्तव, है ना, ये सब लोग आते थे, तो वो लोग वही करते थे। करेक्ट। और वहीं से वो एक्टिंग वहीं से होती थी। एग्जैक्टली। और प्लस पुराने एक्टर्स की एक खासियत थी कि दे ऑल हैड अ मैनरिज्म था ना, और वो उसको कैरी करते थे, तो वो कॉपी करना भी आसान होता था। करेक्ट। और एक अलग फ्लेवर लेके रहते थे, तो वो एक चीज थी। फिर थिएटर किया दिल्ली में, फिर आप मुंबई आ गए। मुंबई में आके सीधा आपने डबिंग शुरू नहीं की? नहीं, डबिंग सुनता था उस समय जब आया था, तो फिर कुछ दिन एक्टिंग की, लेकिन वही एक्टिंग में ऑडिशंस दो, फिर 6 महीने में एक रोल मिला, वैसा करके फिर दो साल किया। थिएटर भी किया यहाँ, अच्छा, म्यूजिकल थिएटर किया, कुछ किया, लेकिन उसमें फिर पैसे नहीं थे। और फिर सर्वाइवल क्वेश्चन हो रहा था कि अभी कैसे करूं। तो देन आई वाज लाइक कि नहीं, इससे होगा नहीं। तो फिर मैंने प्रोडक्शन ज्वाइन किया। एक थिएटर कर रहा है, एक प्ले कर रहा था मैं, तो उसमें मेरा एक फ्रेंड था जो उसमें डांसर था, एक्टिंग भी कर रहा था, वो यूटीवी में शेड्यूलर था। अच्छा। तो मैंने कहा यार मेरे को कुछ मदद कर दे। तो बोला ठीक है। मेरे पास बाइक था, उसके पास नहीं था, तो वो शूटिंग उसके साथ जाता था। अच्छा। फिर धीरे धीरे पहचान हुई, फिर एक दिन रिक्वायरमेंट आई, तो फिर मैं आई जॉइंड एज अ AEP। अच्छा। तो फिर वहाँ मैंने, क्योंकि मेरे पास मेन क्वेश्चन था, भाई ठीक है आपका शौक, आपकी कला, जो भी आपको लगता है, द प्रॉब्लम इज कि आपको लगता है ना आप कर सकते हैं, एक्चुअली में आप कर सकते हैं कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, या मौका मिलेगा तब होगा। तो फिर मैंने कहा पहले तो सरवाइव करना पड़ेगा, बिकॉज जब आप व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, हालांकि फैमिली से सपोर्ट थी मुझे, लेकिन वो बेयर मिनिमम थी कि आप ऐसा कुछ नहीं था कि स्टेशन पे सोया, वैसा प्रॉब्लम नहीं था। मेरे दादा दादी, चाचा बुआ सब यहाँ रहते थे, लेकिन मेरा इंडिपेंडेंट था। तो फादर मेरे उतना पैसा देते थे कि मैं रेंट भर दूं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। आई वाज लाइक कि मुझे पैसे नहीं लेने हैं घर से। तो वो मेरे को, इसीलिए मैं चाहता तो आराम से सो के कर सकता था। मेरे और फ्रेंड्स ने परसू किया, तो वो दे आर डूइंग रियली वेल, तो उन्होंने उतना किया। वो टाइम देना पड़ता है, जब घर वालों पे डिपेंडेंसी रखनी पड़ती है। आप सिर्फ टिकट लेके मुंबई आते हो, आप किसी को नहीं जानते, और आपके पास एक कॉन्फिडेंस होता है कि आपको वो कला आती है और आप उसके सहारे आप बहुत कुछ कर सकते हो, पैसे बना सकते हो, नाम बना सकते हो, जो भी उसके साथ जो जुड़े हुए चीज हैं, वो एक कॉन्फिडेंस होता है और एक बिलीव होता है। कई बार वो मिसकंसेप्शन भी हो सकता है, आपको अपने बारे में शायद जानकारी नहीं हो सकती। एक चीज मैं जोड़ूंगा कि जब मैं थिएटर कर रहा था दिल्ली में ही, तो मैं खुद से क्वेश्चन करता था कि एम आई ऑन द राइट पाथ। मैं ग्लैमर में तो नहीं आ गया, क्योंकि हिंदुस्तान का हर बच्चा हीरो बनना चाहता है, या तो तेंदुलकर बनना चाहता है या शाहरुख खान बनना चाहता है, सीधी सी बात है। मतलब क्योंकि वो दोनों ही चीजें पसंद आती हैं और दोनों अच्छी हैं, और दोनों में ग्लैमर बहुत है, पैसे हैं, एवरीथिंग है, तो हर किसी का कहीं ना कहीं होता है, तो और गलत नहीं है वो। लेकिन आई वाज लाइक कि मैं सही ट्रैक पे हूं कि नहीं, मुझ में वो चीज है कि नहीं। मैं एक चीज क्लियर था कि मैं वो काम करूंगा जिसमें मैं एक्सेल करूं, अगर नहीं कर सकता तो मैं नहीं करूंगा। सही है यार, आपको इतनी क्लैरिटी थी। हाँ, तो मैंने चेक किया। तो जब थिएटर करता था तो देखता था कि लोग को काम पसंद आ रहा है, या रिस्पॉन्स अच्छी आ रही है, या मैंने अलग अलग कैरेक्टर, एक प्ले में मैंने लड़के 2 कैरेक्टर लिया अपने डायरेक्टर से। ही वाज़न्ट रेडी, लाइक नहीं कैसे होगा। मैंने पूरी कहानी तो, मतलब नाटक तो पढ़ा हुआ था, तो मैंने उसको बताया कि अगर हम इस सीन में इसको, इन दोनों को आमने सामने नहीं रखेंगे, तो मैं दोनों ही कैरेक्टर कर लूंगा। तब उन्होंने हाँ कर सकते हो, अच्छा ठीक है करके दिखाओ। मैंने करके दिखा, एक पादरी था और एक कमीना डॉक्टर था, दोनों का वेरिएशन बहुत अलग था, मैंने करके दिया। बोला हाँ कर, उसको अच्छा लगा तो मैंने किया था। नाइस। ये होता है ना, कॉन्फिडेंस होता है जब अपने आप में, तो उसको सही जगह दिखाना भी पड़ता है। इसमें एक और चीज बोलूंगा ना कि कई बार ना आप किसी चीज की तरफ नहीं जाते, वो आपको खींचती है।
मुझे वो कैरेक्टर खींच रहा था। जब भी हम लोग को कहा जाता था रोज पढ़ो, तुम्हें पूरी तुम्हारे सबकॉन्शियस में बैठना चाहिए। हालांकि हम रोज नहीं पढ़ते थे, लेकिन फिर भी कोशिश करता था हफ्ते में 2-3 बार जब टाइम मिले तो पढ़ ले। तो पढ़ते पढ़ते मुझे वो कैरेक्टर खींचता था। छोटा ही था, लेकिन मुझे लगता था कि वेरिएशन है इसमें। ये पादरी है, एकदम सेरेन और बहुत अच्छे तरह से बात करते हैं, और इधर डॉक्टर एकदम बदमाश कमीना ऐसे करके वैसा वाला कुछ था। तो वो मुझे लगा करूं। तो ये आपकी जो इतनी प्रैक्टिस रही है बचपन से, है ना, फिर थिएटर में परफॉर्म करने की, फिर जब लेकिन आप कर रहे थे एज ए एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का काम, तो तब आपको ऐसा नहीं लगता था यार मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ यार? हाँ, लगता था, है ना? और मज़ा नहीं आता था काम में क्योंकि मेहनत करने की आदत रही है शुरू से। वो करता था, लेकिन अंदर से कहीं कोफ्त होती थी। कोफ्त इन द सेंस कि once an actor always an actor। तो वो एक अंदर से चीज होती थी। फिर कैसे आए फिर से परफॉर्मेंस की दुनिया में, यानी डबिंग की दुनिया में, बिकॉज परफॉर्मेंस कर रहे हो फिर से? हाँ। तो ये ट्रांजिशन कैसे हुआ, प्रोडक्शन से कैसे हुआ? एक्चुअली कहते हैं ना, एक कहावत है इंग्लिश में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ऐसा बोल सकते। मेरा बैक प्रॉब्लम हुआ। अच्छा। मेरे को बहुत इशू हो गया था, झटके लग गए थे, मेरा L4 L5 में कुछ इशू हो गया, तो मुझे प्रोडक्शन का काम छोड़ना पड़ा बिकॉज वो मूवमेंट नहीं थी। फिर मैंने रेस्ट लिया, ट्रैक्शन लगे 6 महीने का, पूरा ठीक किया, फिर आया। तो देन आई जॉइंड एज अ सेलिब्रिटी कोऑर्डिनेटर। अच्छा। तो सेलिब्रिटी में कोऑर्डिनेटर, क्योंकि बैठने का काम था। मेरी एक दोस्त थी, वो दुबई जा रही थी, तो शी वाज लाइक कि तू मेरी जगह करेगा क्या? मैंने कहा पैसे मिलना है, सर्वाइवल भी चाहिए, आप घर बैठे कितना घर वालों से लोगे, पसंद नहीं आता था मुझे। घर वालों ने कोफ्त नहीं की कि भाई हम इतना ही दे सकते हैं, हम देंगे। मेरे फादर बहुत सपोर्टिव, बहुत। तो फिर मैंने वो क्या बोलते हैं उसको, कोऑर्डिनेशन किया। लेकिन उसमें मैं सेलिब्रिटीज से मिलता था, उसमें बहुत लोगों को डील करना पड़ता था, उनसे सब चीज़ कर तो लेता था। फिर मेरे अंदर अब कोफ्त आने लगी, क्योंकि वहाँ वो सारे एक्टर्स, सारे टीवी एक्टर्स, फिल्म एक्टर्स, क्रिकेटर्स सब आते थे उस शो में। तो मुझे लगता था कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और मुझे डायरेक्ट पैसे नहीं आ रहे, तो कंपनी को जा रहे। तो मैं वो काम क्यों ना करूं जिसके पैसे डायरेक्ट मुझे आए मेरी मेहनत के। ये थॉट मेरे दिमाग में आया, लेकिन लगा मैं कैसे करूं, क्योंकि मुझे कौन कहाँ कैसे करना होगा, ये एक चीज थी। तो फिर लाइक वो दिमाग बैक ऑफ माइंड में था, बट वो काम किया और सेलिब्रिटीज को पास से देखा तो लगा ये काम तो मुझे आता है। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ तक पहुँचने में आपको बहुत लंबी जर्नी तय करनी होगी, क्योंकि इन्होंने भी की है, इन्होंने वो हिम्मत भी दिखाई है। यू हैव टू पे द प्राइस ना। तो कोई कहीं मुकाम में ऐसे ही थोड़ी पहुँचता है कि सुबह उठे पहुँच गए। हर किसी ने जो आज किसी मुकाम पे है किसी भी फील्ड में, वो एक प्राइस पे करके आया है, चाहे वो मेहनत की हो, टाइम दिया हो, नींद नहीं ली हो, जो भी हो, अलग अलग उसके कितने वेरिएशंस हो सकते हैं। तो वो एक था। तो देन आई वाज लाइक कि नहीं। फिर मेरा बैक का प्रॉब्लम फिर हो gया। फिर तो मैं ऐसा बेड रेस्ट पे आया कि मेरा प्रोडक्शन का काम भी छूट गया। अच्छा। मतलब वहाँ भी मैंने जब ठीक हुआ, मैंने सर्जरी, मेरे फादर ने बोला तू सर्जरी करा ले, तो तू हर समय गिरेगा तो करियर कब बनेगा तुम्हारा। तो मैंने बहुत कम एज में बैक की सर्जरी करवा ली। वहाँ कराया तो फिर, लेकिन प्रोडक्शन में मेरी इमेज थोड़ी ये हो गई थी कि तू तो काम अच्छा करता है, लेकिन तुझे नहीं पता कि तू कब बेड रेस्ट पे चला जाए। क्योंकि एक चलती शो में मुझे बैठना पड़ गया, बिकॉज मैं बाथरूम नहीं जा पाता था। तो वो अटक गया था, जिसका मुझे बड़ा खराब लगता था। मैंने फिर सपोर्ट किया जो भी नया, मेरी अब नया बंदा आएगा वो कैसे, उसको कुछ पता ही नहीं, सारा चीज़ मुझे पता था। एक शो सीरियल का जस्ट शुरुआत हुई थी और मैंने उसको, मतलब सेलिब्रिटी वाले शो के बाद दूसरा शो शुरू हुआ था। तो मैंने शुरुआत में किए थे, कॉस्ट्यूम, कास्टिंग, लोकेशन सब कर ही रहा था कि रेकी के लिए गया मेरा बैक का, खैर जो भी हो। तो वो मुझे छोड़ना पड़ा। मैं कहा अब क्या करूं। तो फिर मुझे लगा कि एक, और डबिंग के बारे में हमेशा सुनता था, वॉइसिंग डबिंग, और मेरे बिल्डिंग में एक मेरा फ्रेंड था, वो वॉइसिंग करता था, वो बड़ा मस्त रहता। मैं मतलब छोटा सा बताऊं कि मैं सुबह एडिटिंग के लिए भाग रहा हूँ या शूट के लिए भाग रहा हूँ 9, 8:30, 9 बजे, वो मस्त जिम से लौटता हुआ अपना फल सब्जी लेते हुए घर साहब हाय करके, लाइक बढ़िया। फिर रात में मैं 11-12 बजे एडिट से आऊँ और वो जो है आराम से नीचे बैठ के गप्पे मार रहा होता है, और भाई कैसा रहा दिन। तो हम एक ही बिल्डिंग में रहते थे, मैं 5th पे, वो 7th पे।
मैं कहा यार इसकी लाइफ बड़ी अच्छी है। ये मेरे बैक सर्जरी के पहले की बोल रहा हूँ। मैं कहा यार ये तो अच्छा है और मुझसे ज़्यादा कमा रहा है और मज़े से है, टैलेंटेड है, वो बात सही है। फिर लगता था यार हम भी तो कर सकते हैं। फिर लगा कि फिर होता है कि ना आप एक जगह सेट हो जाते हैं, वहाँ से निकल के उसको ब्रेक करके एक नए एरिया में जाना और वहाँ जाके एस्टैब्लिश होने की जर्नी के लिए आपको हिम्मत चाहिए होती है। जैसे मुंबई में अगर कोई घर में आप सेटल्ड हैं और आपको घर बदलना हो तो इट्स अ टास्क। आपको बहुत, अगर मजबूरी ना हो और हुआ कि चलो घर बदल लेते हैं तो आसान नहीं है। आपको बहुत चीजें प्रोसेस करनी पड़ती हैं, पैसा लगता है, मतलब बहुत ये चाहिए, हिम्मत चाहिए यार। हाँ, आपको ये बड़ा डिसीजन होता है ये। हाँ, डिसीजन, बिकॉज आपको बहुत चीजें करनी होती हैं, तब जाके आप शिफ्ट होते हो, या कहीं भी, नॉट हियर ओनली। हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो खैर, तो उसमें था, तो मैं बेड पे लेटा रहता था, अभी क्या करूं। फिर लगा नहीं, मैं अब वॉइसिंग करूंगा। एक अंदर से आवाज आती है ना कि ये मेरे सारे पॉइंट्स जो हैं टिक कर देता है। पहला था कि इनकम, तो इसमें सुना कि पैसे ठीक मिलते हैं, ये नहीं पता था कि कितने, लेकिन है कि इतना तो कर लोगे जितना मैं नौकरी में कमा रहा था उतना तो शायद कमा लूंगा, तो मैं सर्वाइव कर जाऊंगा। घर वाले तो सपोर्ट के लिए थे ही। दूसरा, आपकी एक्टिंग, जो अंदर का परफॉर्मेंस है, वो करने का बहुत बढ़िया मौका मिल रहा है, क्योंकि थिएटर में बहुत पैसा नहीं है, एक्टिंग में बहुत लंबा स्ट्रगल है, जो दोनों नहीं कर सकता था। और तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जो मेरे को, मतलब ये डिसीजन लेने में ज्यादा उसका वजन रहा, वो ये था कि मैं फिजिकली मूव नहीं कर सकता था। सर्जरी हुई है तो मैं डेस्क जॉब ही कर सकता था, या ऐसा कोई जिसमें मुझे फिजिकली बहुत मूव ना करना पड़े। अब अगर मैं प्रोडक्शन में रहता तो आप फिर सुबह जाओ रात आओ, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि बहुत काम होता ही है, आपको करना ही होता है। वो मैं नहीं कर सकता था। तो डबिंग में एक चीज मुझे लगा कि अगर मुझे कोई काम मिला तो मैं गया, 2-3 घंटे में आ गया, एक काम भी किया तो, या अपने डिस्पोजल पे रहा मेरा, मतलब ऐसा नहीं कि इस समय ऑफिस पहुंचना ही है, इस समय करना है। तो वो मुझे और सूट कर रहा था, कि मेरे बैक को भी सूट कर रहा था। मेरी जो कंडीशन थी उस समय, उसमें डबिंग एकदम परफेक्ट था। तो फिर मेरे बिल्डिंग में वही जो मेरा फ्रेंड रहता था, उसको, और होता क्या था कि मैं रेडिएशन लेने या कुछ के लिए हॉस्पिटल जाता था रोज शाम में, बिफोर सर्जरी। मतलब वो तो लॉन्ग प्रोसेस है ना, तो सामने ही रहता था, मतलब एक ही बिल्डिंग में रहता तो मिलता ही था। तो उसको बड़ा खराब लगता था, यार तू इतने कष्ट में है यार, तू इससे मिल वो मिल। वो तो बोलता था तो फ्लैट भी बदल ले, उस फ्लैट में बीमारी रहती है, ऐसा वो पहले से रहता था। तो एक बात होती है, मैं कहा यार कहाँ जाऊंगा, बट उसको और उसकी वाइफ को बड़ा खराब लगता था। बोलते थे कि यार तू, तेरा अच्छा नहीं लगता। मैं ऐसा लंगड़ के हॉस्पिटल से आता था घर पे, पास में एक था, वहाँ पे वो सारा रेडिएशन ये सब होता था। तो खैर एनीवेज, तो मैंने उसको फिर बोला कि यार मुझे तेरा काम करना है, मुझे हेल्प कर दे। और उस समय तक वो धीरे धीरे एक्टिंग में आ रहा था। तो फिर मैंने उसको बोला, तो उसने बोला ठीक है। तो उसने मुझे एक मैसेज किया कि मीट दिस पर्सन ऑन दिस नंबर, रेडियो वानी, ऐसा करके। मैं कहा ठीक है। वहाँ ऑब्वियसली कांटेक्ट किया। मैंने कहा कि मैं आपको बता दूं, मेरा दोस्त का नाम है सुनील ग्रोवर। अच्छा, मतलब उन्होंने ही आपको इंट्रोड्यूस किया? हाँ, कि वॉइसिंग इंडस्ट्री में। यस, क्या बात है। क्योंकि मुझे लगता था कि यार ये काम अच्छा, और वो तो बढ़िया काम करता ही था, और इकलौता बंदा था जो ऑलरेडी कर रहा था। मैं किसी को जानता भी नहीं। अपने आसपास आपके? हाँ, मेरे आसपास और भी कुछ लोग थे। मैंने अब प्रोडक्शन और डबिंग एक दो अलग एरिया हो गए, तो अब आपका कनेक्ट निकलना मुश्किल था। तो मैंने उसको बोला यार क्या हेल्प कर सकता है। तो उसने 1-2 दिन बाद अचानक मैसेज किया, इससे मिल ले, ये नंबर है, मेरा नाम ले। वहाँ गया, चूंकि सुनील का रेफरेंस था तो बहुत अच्छे से मुझे वहाँ मिले। वसंत दादा थे, अरे सुनील ने भेजा है टाइप से। लकीली मेरा रेडियो वानी में पहला ही शो, मतलब पहला ही ऑडिशन अप्रूव हो गया। क्या बात है। रेडियो वाणी में रेडियो शोज होते थे? वहाँ छोटे छोटे रेडियो शोज होते थे, 10-10 मिनट के, इसमें गाने होते थे, और वो इंटीरियर्स के लिए बेसिकली होते थे। तो प्रायोजित कार्यक्रम होते थे, स्पॉन्सर्ड, जितने आपके जो प्रोडक्ट्स मार्केट में FM रेनबो, AIR, इन सब के लिए। हाँ, बेसिकली वो विविध भारती है उस तरह के लिए, गाँव प्रमोशनल होता था। उसमें कैरेक्टर्स होते थे, वो आपस में बात कर रहे हैं, बहुत अलग अलग डिजाइनिंग होती थी, लेकिन बड़ा प्यारा सा था, छोटा सा शो होता था। उसमें गाने भी होते थे, क्वेश्चन भी होते थे, लेटर्स आने जाने, वैसा परफॉर्म करने के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है वो।
हाँ, और मैं थिएटर से आया था। एक प्रॉब्लम होती थी मुझे कि मैं थिएटर का था, मैंने माइक कभी ठीक से देखी नहीं, स्टेज पे हियर एंड देयर कहीं देखा तो वो जो एक डिस्टेंस थ्रो मुझे पता है ना, मैं चिल्लाता था, मुझे बहुत डांट पड़ती थी, क्या कर रहा है इतना चिल्ला रहा है। मैंने कहा अच्छा कम चिल्लाना है ना, मुझे पता ही नहीं था ना कि यहाँ से बोल रहा हूँ तो उनको कितना सुनाई दे रहा है। हमें तो प्रैक्टिस कराया गया था कि लास्ट बेंच तक तुम्हारी आवाज आनी चाहिए, तो हमारे सिस्टम में ऑटोमेटिकली वो चीज थी, तो हम डायलॉग उसी सुर में बोलते थे। अब जाके ठीक हुआ है, मैं तो हाल हाल तक चिल्लाते ही रहता था, मेरे साथ भी शुरू बार ऐसे ही हुआ था, है ना? पहली बार जब माइक फेस किया था ना, मैं चिल्ला के बात कर रहा हूँ टाइम एंड डेस्टिनी में। वो आदत होती है ना, और कोई बात नहीं, आपको वो क्राफ्ट नहीं मालूम है और इसकी कोई उस समय ट्रेनिंग करके कुछ थी नहीं, तो आप करते करते सीखते हो। तो वो एक चीज हुआ। फिर वहाँ से मैंने रेडियो किया, फिर वहाँ मुझे डबिंग फील्ड के बहुत सारे दिग्गज लोग आते थे। अच्छा। मैं नया नया था, सब दिग्गज लोग, उन लोगों को परफॉर्म करते देख के लगता था भाई क्या कर रहे हैं लोग। कौन कौन थे जरा नाम बताइए। दिशी दुग्गल थी, ललित अग्रवाल थे, पवन कालरा थे, मंचू था, अच्छा, ओमी भाई थे, मिंटू भाई थे, और ये लोग सब स्वाति सुब्रमण्यम, आई मीन ये लोग अलग लेवल के परफॉर्मर थे। मुझे लगता था मैं कैसे करूं। पंकज कालरा थे, उनके साथ ही मुझे पहला शो मिला था। अच्छा। और वो एक प्रो, एकदम एक्सपर्ट। मुझे तो उर्दू का भी समझ नहीं आता था। उन्होंने बोला बेटा तू गलत बोल रहा है, ये जरूरत नहीं जरूरत है। मैंने कहा थिएटर में तो ये नहीं सीखा। फिर मैंने हिंदी डिक्शनरी ली, मोटी वाली, उसमें से उर्दू शब्द निकाले, सबको अलग लिखा और याद किया। अच्छा, क्या उसमें मुझे लगे 3 महीने। क्या बात है। मैं कहा क्राफ्ट करना है तो पूरा करना है, एक्टर्स वर्क किया आपने। हाँ, करना ही होगा ना। आप जो काम कर रहे हो आपको वो पूरी तरह आनी चाहिए, नहीं तो मतलब ही नहीं है करने का। मत करो ना फिर। बिल्कुल। और करो तो जो भी आपकी क्षमता है उसमें ट्राई तो करो। तो ये ध्यान दो सब लोग जो सुन रहे हैं कि आपकी कोई गलती निकालता है, कभी भी आप परफॉर्म कर रहे हो या कोई फीडबैक मिल रहा है, तो जिस बेसिस पे गलती निकाली है उसकी तह तक जाओ, ताकि वैसी गलती आप दोबारा रिपीट ना करो। जैसे अन्ना भाई ने बहुत अच्छी बात बोली कि मेरा एक वर्ड जो नुक्ता वाला था, ज़रूरत था, इन्होंने ज़रूरत बोल दिया और इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि हाँ यार, तो ऐसे इन्होंने उर्दू के सभी शब्दों को निकाल के कंठस्थ किया, याद किया, उसका सही प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन आपने याद किया, ताकि दोबारा ऐसी गलती ना हो। दोबारा आप वो गलती कर रहे हो, इसका मतलब आप एक्टर्स वर्क आप अपने पे काम नहीं कर रहे हो। अपने पे काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो वो बेहतरीन ढंग से ही करो तो करो, नहीं तो मत करो। करेक्ट। और उसके लिए तो काम करना पड़ेगा। इसमें एक और चीज मैं बोलूंगा, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। कैसे आप सीखते हो लाइफ में, कि मैं एक रेडियो ऐड कर रहा था, मैं बिल्कुल नया, बाकी सब प्रो। अब एक ऐड था, मुझे जहां तक याद है स्वाति सुब्रमण्यम उसको डायरेक्ट कर रही थी, उन्होंने लिखा था, और साथ में दिशी जी थी, ललित सर थे, मौसम थी, शायद पवन भैया भी थे। मतलब हम लोग एक साथ 4-5 माइक लगी थी और सब अपने अपने लाइंस बोलेंगे। मैंने अपना लाइन बोला, कुछ था, मैं दूल्हा हूँ, माँ है, चाची है, बाराती, कुछ ऐसा कुछ था, मुझे याद है। मैं चालू हो गया अपने सुर में, सब रुक गए। अरे अन्ना कहाँ जा रहा है तू? तेरा सुर कहीं और जा रहा है। तो मुझे लगा ठीक तो दिक्कत क्या है? तो उस लाइक कि नहीं उसको कट कर। फिर स्वदेश जी थे, वो नाराज हो गए कि क्या कर रहे हो ना, कहाँ जा रहे हो, कट करो इसको, या उन्होंने जो गाइड किया। तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था मैं गलत कहाँ। प्रॉब्लम वाज दिस। खैर शाकिब भाई बड़ा कमाल के इंजीनियर हैं, आजकल इंडिया में नहीं है, बड़ा कमाल, उनका कान बहुत बढ़िया था, उन्होंने बड़ों को रिकॉर्ड किया हुआ था। मैं उनको गुरु मानता हूँ। कुछ लोगों के ना होता है जिंदगी में आपके एहसान होते हैं, मैं एहसान मानता हूँ कि उन्होंने मदद की। खैर किसी तरह जैसे तैसे वो ऐड हुआ। मैंने कहा शिट, मैं कहाँ फंस गया हूँ यार, ये कैसे होगा। सवाल था कैसे होगा। फिर मैंने दिशी जी को पूछा कहाँ, तो बोले थोड़ा धीरे बोल। मैंने कहा अच्छा तू ज्यादा जोर जा रहा है, जो भी हो कर लिया। जब सब चले गए मेरे सीनियर आर्टिस्ट लोग, फिर मैं शाकिब भाई के पास बैठा, मैं बैठा रहा। फिर मैंने कहा शाकिब भाई गलती कहाँ हुई है मेरी? तब उन्होंने बताया ना ऐसा है ना, तो वो ऐसे थोड़ा बोलते थे, अन्ना तेरा सुर अलग जा रहा था। मैंने कहा मैं सुर कैसे समझूंगा? मुझे कैसे पता चलेगा उनका सुर क्या है, मेरा सुर क्या है? क्योंकि थिएटर में ये चीज मैंने नहीं सीखी थी, सिखाते होंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो हारमोनियम पे प्रैक्टिस करो। मैंने कहा हारमोनियम पे तो गाने गाते हैं। बोला नहीं, तू हारमोनियम का प्रैक्टिस कर। अच्छा। उस पे तू सा पे डायलॉग बोल, रे पे डायलॉग बोल, ग पे डायलॉग बोल, तुझे खुद समझ आएगा। और उन्होंने बताया कि सुनील ग्रोवर भी उसी प्रैक्टिस करता था। अच्छा। हाँ। मैंने कहा अच्छा, मेरे लिए बहुत नई चीज थी। और मेरे दादाजी मुंबई में थे, और जैसा बताया शास्त्रीय संगीतकार थे, तो उनके पास हारमोनियम थी।
मैं उनके यहाँ से हारमोनियम लेके आया। अच्छा, लेके आया हारमोनियम? और बकायदा उस पे सुर पे प्रैक्टिस की। क्या बात समझ तो नहीं आ रहा था क्योंकि आप ये सेल्फ लर्निंग थी, मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था, बताने वाला मिल गया वो भी किस्मत की बात है। कई बार आपको बताने वाले भी नहीं मिलते और आप गलतियां करते रहते हो। किस्मत भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा आपकी लगन थी, आप रुके रहे, आपने पूछा मेरी गलती कहाँ है ना, तो आपका काम था वो, है ना, कि आपने अपनी गलती को मेरे को सुधारना है, किस तरीके से सुधारना, अगर आप चाहोगे ना मुझे सुधारना है तो किस तरीके से सुधारना वो अपने आप निकलेगा। हाँ, मान सकता हूँ, है ना, फिर आपको रास्ता अपने आप मिलेगा, आप चाहो तो सही, वो मेरे को सुधरना है। आपकी पहले नियत होनी चाहिए कि आपको सुधारना है और आपको बेहतरीन करना है। और पहले ये समझ में आना चाहिए कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ। हाँ, वरना कोई तो ये मानने को तैयार बुरा नहीं लग जाता है, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे भाई, सही तो हूँ, ठीक तो। हाँ, जैसे आपका भी थॉट आया था यार सही तो कर रहा हूँ मैं, हाँ, वही करके आप चले जाते। उस दिन वो साकिब सर से नहीं मिलते आप, नहीं पूछते तो नहीं होता। बल्कि उन्होंने बात भी किया था कि कोई एक गुरु है माहिम में, उनसे सीखना, लेकिन वो पैसे लेते थे और मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने कहा रुको मैं खुद ही ट्राई करता हूँ। तो फिर मैंने उस पर ट्राई किया। तो उसमें एक चीज था, सारे गामा में एक नोट खराब था, मेरा अभी भी वो सुर खराब है। हारमोनियम में खराब था, पुराना हारमोनियम था ना, तो वो मेंटेन नहीं हुआ, तो मेरा वो सुर अभी भी एक खराब है। तो वाले सुर में आप अटक जाते हो? अटकता हूँ। नाइस। तो ये फिर आपने अपने पे काम किया चीजें। डबिंग प्रोजेक्ट सबसे पहला कौन सा मिला? डबिंग प्रोजेक्ट वही अब वहाँ मिलते थे, मुझे राजू कावा ने बहुत हेल्प किया। वो वहाँ मिलता था तो बोलता तेरा काम अच्छा है। फिर अक्सर मुझे फोन आता था, मैं नया नया था तो, कि राजू ने अपना नंबर दिया है, तो ऑडिशन देता था, तो कहीं हुआ कहीं नहीं हुआ, तो ऐसे लोगों ने जाना, तो कभी मौसम ने हेल्प किया। मतलब डेफिनेटली बहुत जो ये लोग मेरे सीनियर हुए, नहीं काफी हेल्पफुल लोग हैं हमारे यहाँ, है ना, पुराने जितने भी रहे हैं। एक राजू के बारे में उनके बारे में पहले भी किसी ने बोला है कि उन्होंने काफी हेल्प किया, तो मैंने भी जिक्र किया था कि मैं भी जब 2 साल जॉब करके मैं बाहर काम करने निकला एज ए फ्रीलांसर, तो राजू कावा उन्होंने मेरे को काफी रिकमेंड किया 1-2 जगह। पहली सीरीज मनीष भाई डायरेक्ट कर रहे थे, अच्छा, कीबा, तो उसमें मेन लीड में मैं भी तो था, आप भी करते थे, मिले तो कीबा में मेन लीड वो करते थे, वाइब्रेशन में, हाँ वाइब्रेशन में लीड मेन विलेन आप करते थे शायद, हाँ मुझे, और मेन विलेन करता था, मेन कीबा ये करता था, राजू भाई करते था। तो उसमें एक कैरेक्टर आया था जो 7-8 एपिसोड के लिए आया था, बिल्कुल कौला सा बच्चा सा, तो राजू भाई ने बोला जाके यार मनीष सर से मिल ले, ऐसा कुछ है वहां पर, क्योंकि मनीष भाई ने बोला था कोई नई सी वॉइस चाहिए थी। तो मतलब राजू कावा में वो बात है उनकी कि वो हेल्प करता है। और एक और थे उमी भाई हमारे साथ थे, तो बोलते थे यार तू अच्छा काम करता है, तुझे काम क्यों नहीं मिलता? मैं कहा वो देखो, स्ट्रगल का हर फील्ड में एक फेज होता है, आप कितना भी अच्छा काम करो सामने वाला तो नहीं जानता ना, प्लस आप भी तो उतने एक्सपीरियंस नहीं हो जितने एक्सपीरियंस लोग काम कर रहे हैं। करेक्ट। तो आपको तो वो जर्नी से जानी ही होगी, आपको तो प्रोसेस को गुजरना ही पड़ेगा। तो आई वॉज रेडी टू गो थ्रू द प्रोसेस, आई वाज लाइक कि मैं जाऊंगा, ऑडिशन दूंगा, लाइन लगूंगा, जो भी है व्हाटएवर। तो वो किया, वो जो भी स्ट्रगल आप बोलो, मैं उसको स्ट्रगल नहीं बोलता, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, एक प्रोसेस है वो, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। और वो बहुत जरूरी है। क्या होता है ना, जब आप अपने घर की पूरी एक एक ईंट लगाते हो ना, तो उस घर की नींव बहुत मजबूत होती है। अपने हाथों से अगर ईंट लगाते हो, मुझे लगता है अगले जन्म में भी आप अच्छे आर्टिस्ट निकलोगे। वो होता ही है। अगर होता है तो ऐसा है, बिल्कुल होता है। हाँ, तो आई मीन मेरा कहना है कि खुद से हर ईंट लगाओ, वो पक्का हो जाए, वो सीमेंटेड हो जाता है, वो एकदम, तो फिर वो हमेशा रहता है। करेक्ट, हमेशा रहता है। और जैसा अन्ना भाई ने कहा अगले जन्म में भी रहता है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस जन्म में नहीं बन पाएंगे तो अगले जन्म में जरूर बन पाएंगे। हमारे साथ भी वही है, इस जन्म में कुछ नहीं उखाड़ पाए तो अगले जन्म में तो जरूर उखाड़े। नहीं, मैं अभी भी कई सारे चाइल्ड आर्टिस्ट को देखता हूँ, कमाल काम करते हैं, मैं कहा बेचारे ने पिछले जन्म में बहुत स्ट्रगल किया होगा, अभी इसको काम मिल रहा है। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। तो डबिंग का प्रोजेक्ट पहला कौन सा मिला था? ये पहला मुझे मिला था रावण एक सीरियल आती थी उस समय। अच्छा। तो उसमें मुझे छोटे छोटे रोल नहीं होता। अच्छा, सीरियल? हाँ, सीरियल आती थी ना रावण। सीरियल जो टीवी पे डेली सोप्स आते थे, उसका डबिंग। हाँ, अच्छा। वो पहला करता था। तो एक चीज था कि मैं रेडियो कर रहा था और उसी समय मैंने वनमाली सर से वॉइसिंग सीखी। अच्छा। मुझे किसी ने बताया कि वनमाली सर करते हैं, उनके पास गया और वो कोऑर्डिनेशन भी करते थे। तो वो कुछ 10,000 लेते थे उस समय और वॉइसिंग सिखाते थे। तो उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, उनको बड़ा अच्छा लगा। वो 1-to-1 सिखाते थे, ग्रुप में नहीं। एंड ही वाज अ लेजेंड, आई मीन बहुत पुराने इंडस्ट्री के वो स्टॉलवर्ड्स में से थे। तो ही यूज्ड टू लाइक मी। मैं उनको मिमिक्री सारी दिखा दी, क्योंकि तब तक मैं मिमिक्री में पूरा फिक्स हो, मतलब सेट हो गया था।
तो मैंने मिमिक्री दिखाई थी, तो उन्होंने बोला बेटा मिमिक्री तो है लेकिन और भी चीज़ें, उन्होंने डायफ्राम के बारे में बताया, थ्रो के बारे में बताया, बहुत चीज़ें सिखाई। तो वो ना कोऑर्डिनेशन भी करते थे। तो मैंने वो 10,000 तब तक कुछ मुझे रेडियो से आने लगे थे, तो मैंने 10,000 उनको पे किया कि सर आप प्लीज़ सिखाइए। जाता था और फिर वो कोऑर्डिनेशन चूंकि था तो मुझे एड्स वेड्स के लिए भी ऑडिशन के लिए भेज देते थे। क्या बात। तो मैंने वो 10,000 3 महीने में कमा लिए थे। सही बात है। सही जगह अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो उसका रिटर्न जल्दी और अच्छा मिल जाता है। हाँ। और उनकी सीख आपको अभी तक आपके साथ है, जैसे आपने कहा, वो तो लेजेंड थे। सीख और ब्लेसिंग, क्या होता है ना, सीनियर की ब्लेसिंग बहुत जरूरी होती है। वो वाइब्रेशन आपके साथ हमेशा रहती है, आपके एक टिश्यू पे। और मैं अब आजकल के लोग शायद बोल सकते हैं ओल्ड स्कूल, लेकिन दिस इज द रियलिटी। वाइब्रेशन आपको लेके आना, जैसे माता पिता बड़ों का आशीर्वाद, वैसे ही गुरु भी होते हैं। गुरु का आशीर्वाद अगर मिल गए किस्मत से, अगर कोई दोस्त ही मुझे कुछ सिखा गया, मेरे लिए गुरु हो गया ना। सीखा ना, जो सिखाया वो गुरु, उसमें उम्र क्या है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। बस सीखना चाहो आप। मेरे को याद है शुरुआत, मेरे भी शुरुआती प्रोजेक्ट्स में था 2009 या 10 की बात है। वर्ड्स में एक फिल्म की थी हमने। हाँ, साउथ इंडियन फिल्म थी, साउथ टू हिंदी फिल्म थी। वर्ड्स की भी शायद वो शुरुआती फिल्मों में से थी। मैं तुम और शानूर थे। हाँ, वो तीन दोस्तों की कहानी थी। हाँ, सुदेश पगारे ने किया था। हाँ, सुदेश भाई ने कास्ट किया था। तो तीन दोस्त होते हैं, उसमें से एक मैंने किया था, एक अन्ना भाई ने किया था, और एक शानूर ने किया। उसी में मैं तुमसे पहली बार मिला, फर्स्ट टाइम हम तभी मिले थे। और सुदेश भाई ने उन्होंने मेरी कास्टिंग ऐसे की थी, मैं कुछ क्राउड करने गया था, तो मैंने कुछ एक कैरेक्टर ना का लाफ्टर कर दिया। मैंने बहुत फास्ट और बहुत वैसा डायलॉग बोल दिया था, मतलब चपलता से जो डायलॉग बोला जाता है ना, और विद क्लैरिटी। तो बोला मैंने तेरे को देखा, तू तो बड़ा साफ बोलता है, क्योंकि मैं क्राउड करने गया था उससे पहले। शायद उस क्राउड में भी हम तीनों थे, आप और मैं थे। मैं क्राउड नहीं था। आपने आज तक क्राउड नहीं किया? मैंने सिर्फ एक ही फिल्म में क्राउड किया बस। किसमें? ओए लक्की लक्की ओए। अच्छा, नहीं, उसका क्राउड कैसा था? ऐसा नहीं 100 लोग, 30-40 लोग थे, हम 3-4 लोग थे वर्ड्स में ही। हाँ, तो आप नहीं थे शायद, तो मैं था और 1-2 लोग और थे। हम कुछ ऐसी एक फिल्म का या कुछ उसका क्राउड करने गए थे, कुछ इंसिडेंटल कैरेक्टर एक साथ बुला दिया था सुदेश भाई ने। तो उसमें 1-2 लाइन मैंने बोली, तो उनको बोला भाई ये तो सही कर रहा है, तो उन्होंने सीधा फिल्म दे दी जिसमें आप मैं बोला वो यंग कैरेक्टर लंबे लंबे बाल वाला, बोला तेरी वॉइस उसमें सही है, पतली बिल्कुल यंग वॉइस। तो मैं अभी भी आजकल जो बच्चे आते हैं मैं उनको बोलता हूँ, अगर आपको कोई भी काम मिल रहा है ना, वहां पर अपना बेस्ट दे दो। उस एक डायलॉग से आपकी चीजें बदल सकती है। फिर वो फिल्म की, उसके बाद सीधा मुझे वहां पर एक डिज्नी का बड़ा शो अप्रूव हो गया, ज़ीकेन लूथर। शुरुआती शो लूथर, आप भी उसमें करते थे कैरेक्टर, तो ज़ीकेन लूथर करने लग गया। फिर ऐसे ही शुरू हुआ, दोनों लगभग साथ में ही शुरू किया था हम लोग। एक बार हम लोग रेडियो वाला शो करने माटुंगा के एक स्टूडियो में मिले थे, तब आप एक बुक पढ़ रहे थे। तो वहां भी मेरी आई स्टिल रिमेम्बर, आप और मैं वहां पर शुरुआती मिले थे। आप बुक पढ़ते रहते थे। मतलब है थोड़ा है कि कुछ सीख लूं, भले याद नहीं रहता लेकिन सीखने की नहीं वो आप सबकॉन्शियसली आपके फीड होते रहता है। आपने इतनी सारी किताबें पढ़ी हुई हैं। ये बड़ा अच्छा था कि जब मैंने पहला डायलॉग जब बोला ना, छोटे छोटे डायलॉग थे, महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, समथिंग लाइक था। तो मुझे पहली बार में मुझे समझ में आ गया था कि मेरी सिंक अच्छी है। अच्छा, मुझे सिंक समझ में आता था। पहले ही डायलॉग से मुझे सिंक समझ में आया। हाँ, क्राउड का ना एक और, क्राउड क्या बोलोगे, एक मुझे याद है मनीष भाई डायरेक्ट कर रहे थे, पीस मेकर। अच्छा, तो उसमें क्या हुआ, मैं था, त्रिलोक भाई हीरो कर रहे थे। अच्छा, मैं था और 2-3 लोग और थे, रंजन भाई, ये लोग। तो अगर एक 2 डायलॉग ले लो, तो उसमें ही मनीष भाई ने मेरे डायलॉग्स बढ़ाने शुरू कर दिए। करते करते उनको समझा कि ये पहली बार कर रहा था उनके साथ, तो उन्होंने कहा कि यार तेरा सिंक भी ठीक है और परफॉर्मेंस भी ठीक है। तो वैसे उन्होंने मेरे क्या बोलते हैं उसको, मेरे डायलॉग्स बढ़े। वो शुरुआत में जो हैंगओवर आई थी उसमें आपने कुछ किया था? जो पहली बार किया था, जो मेरा दूसरी बार में मैंने नहीं पहली बार किया था। पहली बार में किया है। आदि भाई ने चश्मा कौन सा कैरेक्टर है, डॉक्टर है, स्टू, वो कैरेक्टर लेके वो मैंने तो लिखी थी। और दूसरी बार हैंगओवर हुआ था ना, उसमें मैंने वो चाइनीज किया था। अच्छा, हाँ, चैंग, हाँ, स्टू और चैंग दोनों किया था मैंने। हाँ, स्टू हाँ, आपने डॉक्टर किया था, आपने बताया था मुझे। हाँ। अच्छा ना भाई, मज़ेदार रहा आपकी शुरुआत, आपकी जो एक्सरसाइजेज हैं, आप किस तरीके से आपने परफॉर्मेंस को दोबारा ग्रैब किया, है ना, दोबारा आए आप। अभी आप इतने वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स करते हैं। आप एक दिन में
हर स्टूडियो में जाते हैं, अलग अलग स्टूडियोज में जा रहे हैं, तो उसमें आप अलग अलग कैरेक्टर को कैसे आप जाते हैं? एक कैरेक्टर में जाना, एक तरह कैरेक्टर से निकलना, वो आपके नेचुरल होता है या आपकी कुछ प्रिपरेशन होती है? मतलब एक ही दिन में आप इतने सारे कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं। खासकर आपसे मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप बहुत ही आपकी रेंज बहुत ज़्यादा है। आप हाई पिच भी करते हैं, आप लो भी करते हैं, है ना? उसमें ही आप कैरिकेचरिश वॉइस भी बहुत सारी निकाल लेते हैं, एनिमेशन से लेकर लाइव में भी। जैसे साउथ में आपने योगी बाबू को आपने एक अलग टेक्सचर दिया हुआ है, सुनील, विवेक। हाँ, तो वो आपकी क्या प्रोसेस रहता है? वो इतनी सारी जो मेहनत है अपने पे, वो भी नेचुरली आती है या आप कुछ करते हैं, आप तैयारी करते हैं उसके लिए? इसमें 2-3 चीज़ है। एक तो है कि जो आपने इतने दिन से प्रैक्टिस या ये किया है ना, वो आपके सबकॉन्शियस में चला जाता है। और यूजुअली जब हम एक्ट कर रहे होते हैं तो 70% ऑफ द टाइम आपका सबकॉन्शियस परफॉर्म कर रहा होता है, क्योंकि आप तो बिल्कुल डायलॉग और उस पर फोकस कर रहे हैं, राइट? और दूसरी चीज़ होती है कि हर कैरेक्टर जो भी हमें पहले तो हम जब डब कर रहे हैं तो हम कहते हैं भाई क्या करना है दिखाओ। तो होता क्या है कि जब मैं कोई कैरेक्टर कर रहा होता हूँ, जब मुझे दिखाया जाता है कि भाई, हम सबको दिखाया जाता है कि कैरेक्टर है, ये आपको करना है, तो जब मैं देखता हूँ तो मैं उसकी वेव्स और वाइब्स दोनों देखता हूँ। वेव की वो किस वेव पे चल रहा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, अच्छा है। मैं हमेशा पूछता हूँ नेगेटिव है या पॉजिटिव है, पहले तो वो बताओ, तो मैं उसका जोनर क्लियर कर लेता हूँ। और दूसरा होता है वाइब। उस कैरेक्टर की अपनी वाइब होती है, हर कैरेक्टर की, तो वो पकड़ने की कोशिश करता हूँ। तो वो होता है कि ग्राफ दिमाग में तैयार हो जाता है। अब जैसे आपको शॉपिंग करने जाना है, तो आपको कुछ दवाइयाँ लेनी है, सब्जी लेनी है, ग्रोसरी लेनी है और कपड़े के दुकान से रुमाल लेना है। तो आपको हर दुकान के लिए मालूम है क्या है। आपको मालूम है आप ग्रोसरी दुकान में दवाई नहीं मांगोगे, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, करेक्ट। कहाँ से कहाँ क्या मिलेगा, और आपको मालूम है उसकी वेव क्या है या वाइब क्या है। अगर वेव और वाइब की तरह से अगर हम उनको इस तरह से देखें, तो मेडिकल शॉप में मेडिकल की दुकान दवाई मिलेंगी ना, सब्जी नहीं मिलेगी। तो वैसे ही है कि मैं कैरेक्टर का खांचा बोलो, तो कैरेक्टर का खांचा दिमाग में रेडी रहता है, और मैं उसकी वाइब को अगर मैं कनेक्ट कर पाया, कभी कभी नहीं कर पाता हूँ, कभी कभी टाइम लगता है। तो कई बार होता है कि मैं शुरू का डब कर देता हूँ, जब सुर, इसको मैं बोलता हूँ सुर सेट करना, तो सुर सेट होता है तो फिर मैं पहले का, और मुझे मालूम होता है यहाँ तक मैं अनकंफर्टेबल हूँ, यहाँ से मुझे पकड़ में आया है, तो अब दोबारा जाके शुरुआत के डायलॉग्स करता हूँ। हालांकि डायरेक्टर्स बोलते हैं अरे नहीं यार अच्छा लग रहा है या ठीक तो है, अगर मैं जान रहा हूँ कि गड़बड़ है यार, ले। कई बार उन लोग ओके करते हैं, मैं छोड़ देता हूँ, चलो ठीक है, लेकिन मैं इंसिस्ट करता हूँ यार ले लो, क्योंकि सुर तुरंत नहीं पकड़ाता है, आपको उसके माइंडसेट में जाना होता है। एब्सोल्युटली। और कई बार कुछ कैरेक्टर है जो खट से पकड़ाता है, कई बार है कि कुछ अगर लेयर्स वाले कैरेक्टर होते हैं उनमें आपको टाइम लगता है। जो लाउड कैरेक्टर है उसमें टाइम नहीं लगता, क्योंकि वो लाउडनेस पकड़ना होता है, उनका जो लाउड वाइब चल रहा है, उनका जो वेवलेंथ है वो हो जाता है। लेकिन जो लेयर है उसमें कई इमोशंस हैं, तो इसीलिए तो मेरे जो खांचे बने रहते हैं, तो बस वो वाइब से कनेक्ट रहता है, और अगर मैंने किया हुआ है पहले से तो वो ऑलरेडी आपके दिमाग में सेट रहता है, तो आप जैसे ही चाहते हो फट से कनेक्ट होते हो। एनिमेशन कैरेक्टर करना और लाइव एक्शन कैरेक्टर करना, इन दोनों में आपको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल या मज़ा या एक्सप्लोरेशन किस में अच्छी होती है एज एन एक्टर, एज ए परफॉर्मर? दोनों में ही, जिसमें कैरेक्टर थोड़ी चैलेंजिंग हो। जैसे मैं बताता हूँ, आपने जो अभी दूसरा वर्जन गेम ऑफ थ्रोन्स का रिकॉर्ड हुआ था, रिकॉर्ड हुआ था अपना जियो सिनेमा के लिए, आपने टीरियन लैनिस्टर की वॉइस की थी, वो कैसा रहा एक्सपीरियंस? वो कैसा? वो तो बहुत ही बढ़िया था, वो जो मुझे पता चला वो करना है, हालांकि बाकी चीज़ें उसकी थोड़ी उतनी सेट नहीं थी। वो चैलेंजिंग भी था, क्योंकि जैसा मुझे पता चला प्रोसेस साइमल्टेनियसली आप लोग बहुत सारे सीजन एक साथ कर रहे हो, कभी फर्स्ट सीजन की स्क्रिप्ट आ रही है, कभी 8th सीजन की स्क्रिप्ट आ रही है, तो वो एक ग्राफ पता नहीं चलता है, कैरेक्टर का ग्राफ तो नहीं समझ आ रहा था, लेकिन मेरे को वो कैरेक्टर जैसे ही पता चला कि ये करना है, मैं तो खुश हो गया। मैंने कहा यार ऐसे कैरेक्टर तो फिर आपको मतलब ऐसे भी करने मिले तो कर लूं। मतलब क्योंकि क्या होता है ना कि एक आर्टिस्ट थोड़ा लालची हो, पैसे के लिए नहीं, पैसे के लिए तो हर किसी को जरूरत होती है, काम का लालची। मैं बड़ा काम का लालची हूँ, मुझे अगर अच्छा काम दो तो फिर मैं वही पड़ा रहूं, करता रहूं।
तो वो एक मेरा वो था। मेरे को टीरियन तो मिल गया, मैंने कहा यार इसको तो मैं दबा के करूँगा। तुम विश्वास नहीं करोगे, वो जो कोर्ट रूम का सीन है, कोर्ट रूम में जब वो अपने बाप को और भाई को गाली देता है, भाई को नहीं बाप को जो गाली देता है, वो पूरा उसका सीन था, मैंने कर दिया। लेकिन उसमें ना कई लेयर्स थे। जब वो उसकी जो गर्लफ्रेंड है जो दगा देती है उसको, जो कोर्ट में, इसका बहुत कमाल का था, आई थिंक 6th एपिसोड या नंबर याद नहीं मुझे वो, लेकिन उसके लेयर्स इतने थे ना, मैंने पहला बार किया, कर तो दिया, लेकिन पहली बार मैंने डब कर दिया, परफॉर्म नहीं किया। तो उस दोबारा किया आपने? हाँ, मैंने घर गया, मुझे बड़ी बेचैनी थी यार, नहीं हुआ। मैंने काम तो कर, अगर तुम कोई नॉर्मल आदमी सुने तो उसको ठीक लगेगा, उसको ऐसा नहीं कहेगा कि खराब काम है, लेकिन एक अंदर का एक था ना, मैं कहा मेरा कनेक्ट नहीं हुआ, वो उसकी पीड़ा नहीं कनेक्ट हुई, तो उसको धोखा हुआ था ना। तो आप ऊपरी सतह से नहीं बोल सकते, ऊपरी सतह से भी बोल के काम चल जाएगा, लेकिन चलाना नहीं ना है हमारा आर्टिस्ट। फिर मैंने फोन किया उसको, तो बोला अरे नहीं सर करोगे क्या? मैंने कहा यार प्लीज मुझे ये एपिसोड करने दो, नहीं तो हमारा उनका शेड्यूल टाइट था। मैंने कहा संडे को करा दे, मैं आ जाऊंगा। मैंने लिटरली ऑलमोस्ट बेग, मतलब इट इज नॉट लाइक लिटरली भीख मांगी, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया, इंसिस्ट जरूर किया यार मुझे करना है। क्या बात है। तो फिर उसने बोला ठीक है सर, आके अगर आपको लगता है तो आप करो। तो आके फिर उसको, फिर मैंने रिहर्स भी किया। रिहर्स मतलब रिहर्स इन द मेंटल रिहर्सल इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप कितना कनेक्ट कर रहे हो उसकी पीड़ा को। जैसे हम थिएटर में रहते हैं तो हमें सब टेक्स्ट लिखने को एक एक्सरसाइज होती है, तुमने भी किया होगा, कि कोई भी कैरेक्टर आपको मिला है उसका सब टेक्स्ट लिखो, कि अभी जब से आप देख रहे हो उसके पहले तो उसकी पूरी जर्नी हुई है, जब से उसने होश संभाला है, स्कूलिंग, पढ़ाई, दोस्त, दुश्मन, परिवार, ट्रॉमा, खुशी, तो आप कितना उसके सब टेक्स्ट में, उसके पास्ट में जा सकते हो। जितना आप जाओगे उतना कैरेक्टर पूरा तो कोई नहीं जा सकता, लेकिन अगर तुम थोड़ा बहुत भी चले गए तो उस कैरेक्टर को और ज्यादा क्रेडिबल साउंड करा सकते हो। तो ये एक्टिंग में नहीं होती, ये डबिंग में भी होती है, ध्यान देने वाली बात है। करेक्ट। और आप कितना समझ रहे हो, कितना घुस रहे हो उस कैरेक्टर उसकी में, पीड़ा कितनी, उसके एक सांस खींचने में उसकी पीड़ा आ सकती है, जो एक्टर ने लिया है। हो सकता है कि इतना सटल हो कि हम शायद नजरअंदाज कर जाएं, या हम नहीं ध्यान दें, कई बार होता है। बट लोकलाइज करने में अगर वो चीज निकल रही है तो बहुत ही अमेजिंग। अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो सवाल है कि आप कितना कनेक्ट कर पाते हो। तो अगर वो हो गया तो अंदर से सेटिस्फैक्शन होती है। वो शो कितना चले, क्या चले, पेमेंट वेमेंट वो अपनी जगह है, लेकिन एक अंदर से होता है कि यार मैंने जस्टिफिकेशन किया उस कैरेक्टर के साथ। ऐसे ही अगर हम बात करें, हाँ बोल रहे हैं कुछ? नहीं, बस ये मतलब कह रहा हूँ कि ये कलाकार की बात है। वही उसी में मैं आ रहा था कि जिस सीरियसनेस से आप कैरेक्टर्स करते हैं, परफॉर्म करते हैं, कभी कोई कैरेक्टर या कोई फिल्म या कोई सीरीज आपको इतना छुआ है कि आप मतलब उसी के हो गए, वही हो गए, और कुछ इमोशंस में बह गए, या ऐसा कभी कुछ हुआ है? एक फिल्म किया था मैंने, वर्ड्स में ही किया था एक फिल्म, बहुत पहले, द राइडर या कुछ था, मुझे फिल्म का नाम नहीं याद आ रहा है। उसमें एक छोटी सी कहानी है कि हॉर्स ट्रेनर है, एक छोटा सा बच्चा, उसको उसके फादर बहुत अमीर है, वो आता है कि मेरे बेटे को ट्रेन करो, और वो बड़ा एरोगेंट था, मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ एक अपने फील्ड का, मैं नहीं सिखाऊंगा। फिर उसके फादर ने उसको बहुत पैसे देते हैं कि मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा, तुम सिखाओ। तो वो अनमने ढंग से उसको सिखाता है, छोटी सी कहानी है। सिखाते सिखाते उसको पता चलता है कि उस बच्चे को कैंसर है और वो मरने वाला है। तब उसका पैराडाइम शिफ्ट होता है। वो कैरेक्टर का ट्रांजिशन था। तो वो धीरे 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 फिर उस बच्चे से उसको लगाव हो जाता है और उसको लगता है ये तो मरने वाला है। तो अब मैं एक चीज और जोड़ूंगा कि एक आर्टिस्ट या एक्टर जो भी है, मतलब जो डबिंग कर रहे हो या एक्टिंग कर रहे हो, उसके अपने पर्सनल इमोशंस भी होते हैं। वो जब सुबह घर से निकलता है वो अपनी लाइफ भी लेके जा रहा है, वो एक किरदार निभा रहा है, फिर अगला किरदार निभा रहा है। तो कहीं ना कहीं उस इमोशन का भी इम्पैक्ट होता है उस समय, उसकी मनस्थिति। एक तो वो कैरेक्टर से कनेक्ट कर रहा है, दूसरा उसकी अपनी उस समय की मनस्थिति। तो कई बार दोनों कनेक्ट भी होते हैं। तो 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। एक थिएटर में हुआ था मेरे साथ, कुछ फैमिली बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक था, और मैंने कोर्ट मार्शल प्ले किया था यहाँ माटुंगा में, कर्नाटका संघ में, और मैं उसका मेन लीड कर रहा था। रजनीनाथ क्या नाम था उसका, रामचंद्र। मैं उसमें मेन लीड कर रहा था, रामचंद्र। मैं नया नया मुंबई आया था। मैं इसको थोड़ा सा तुम्हारे कॉन्वर्सेशन से पीछे ले जा रहा हूँ। तो उस समय ना मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब था, मुझे रोने का मन करता था। और उस समय वो कैरेक्टर भी स्टेज पे रो रहा था। रामचंद्र। जब उसको
पूरे प्ले तो कुछ नहीं बोल रहा है वो। एंड में जब वो बोलता है तो चिट्टा चौड़ा करके जो उसका डायलॉग है कि मुझे जो गाली देता था वो, और वो फिर वो जो उसका रोना रुदन, तो उस समय मेरी मेंटल स्टेट भी वही थी। मुझे लगता था मैं कहीं जाके रो। मैंने स्टेज में वो अपने आप कनेक्ट हुआ, किया नहीं, मुझे अभी भी गूज़बम्स आते, वो एकदम कनेक्ट हो गया। तो उसका इम्पैक्ट अलग ही होगा रहा, क्योंकि उसके रिस्पॉन्स मुझे बाद में भी आए। तो कई बार ना एक एक्टर की मनस्थिति होती है, तो वैसे ही मैं वो जब अगेन आई एम कमिंग बैक टू दैट फिल्म कर रहा था, उस समय मेरे फादर की तबीयत खराब हो गई थी और वी वर सस्पेक्टिंग कैंसर और समथिंग, जो नहीं निकला फॉर्चुनेटली, कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस समय हम लोग बहुत स्ट्रेस में थे, उनकी बायोप्सी सब हो रही थी। उसी समय मुझे क्लाइमैक्स डब करना था, पहुंचा, तो उसमें वो सीन था कि वो अंदर से बहुत डिस्टर्ब हो गया कि वो बच्चा मरने वाला है। तो वो घोड़ा लेके जाता है बिल्कुल चोटी पे और वो भगवान से बात करता है। अच्छा। तो वो चीज आपको, और मैं इमोशनली बहुत भरा हुआ था। तो वो अपने आप, उसके हर डायलॉग लग रहा था मैं खुद कर रहा हूँ। नहीं वो एक और ये अक्सर उन एक्टर्स के साथ जरूर होता है जिनको मतलब जो कैरेक्टर की या डायलॉग्स की जो सबटेक्स्ट की समझ होती है ना, कि ये यहाँ पर क्यों पहुंचा है या ये कैसे पहुंचा है, वो जर्नी की समझ। और आपका तो शुरू से प्रोसेस ही यही रहा है, जर्नी का, कैरेक्टर की जर्नी का, है ना। और क्या कहते हैं, क्योंकि थिएटर में भी एक्सरसाइज होती है कि आप रिलेट करो अपनी सिचुएशन को इस कैरेक्टर की सिचुएशन से, है ना। वो इमोशन निकालने के लिए कोई अपना इमोशन याद करो, तब आप उस इमोशन को थोड़ा सा और जस्टिफाई कर पाते हो, वो चीज़ ला पाते हो, है ना। और ये एक एक्टर के लिए मेरे ख्याल से बीट वॉइस एक्टर और परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, एक्टर इज एन एक्टर, वॉइस एक्टर हो या करेक्ट, तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा टूल भी होता है ना। यूज योर इमोशंस एज अ ये एक बहुत अच्छा टूल है कि उस कैरेक्टर को उस सिचुएशन में, उस सीन में उस इमोशन को लाने के लिए हम अपना इमोशन उसमें डालें। जब मैं थिएटर में था ना, तो मेरा डायरेक्टर एक बड़ा अच्छा उन्होंने बोला था, होता है ना आपकी जिंदगी में लोग बहुत चीजें बोलते हैं, आप क्या पकड़ते हो। तो मैंने उसमें पकड़ा था, बोला था कि एक एक्टर के पास सिर्फ एक ही एस्पेक्ट होता है, उसका एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस मतलब इमोशन का एक्सपीरियंस। कोई भी इमोशन इंसान है, गुजरेंगे। कैरेक्टर भी प्ले कर रहे हो, वो भी इमोशन से गुजर रहा है, जरूर। ये आप हो सकता है 15 साल पहले गुजरे हो, आप अभी गुजर रहे हो उसके साथ। अगर आपने वो इमोशन पकड़ के रखा है या याद रखा है ना, तो आपके लिए उस कैरेक्टर को जस्टिफाई करना अच्छा आसान हो जाता है। आसान से ज्यादा आप ज्यादा कनेक्ट कर पाते हो। करेक्ट। आसान नहीं बोलूंगा, आसान और मुश्किल कुछ नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट कि हाउ मच यू कनेक्ट विद द कैरेक्टर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। भैया अभी तक आपने जितने भी अपने प्रोसेसेस बताए हैं यहाँ तक की जर्नी के पहुँचने के, अपने कैरेक्टर्स के बारे में जो आपने बाइफिकेशन किया है, छोटे छोटे नुआंसेस आपने एक्सप्लेन किए हैं, बहुत अमेजिंग रहे हैं। और ये जितने भी नए बच्चे हैं जो कुछ करना चाहते हैं, एक्टिंग में करना चाहते हैं, वॉइस एक्टिंग में करना चाहते हैं, उनके लिए आई एम श्योर ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपने अभी तक देखा पॉडकास्ट तो आपको बहुत सारा टेक अवे है इसमें, इस पूरे कॉन्वर्जेशन में, अन्ना भाई के और मेरे साथ। एक और चीज़ जिसके बारे में हम शुरू से बात कर रहे थे, मिमिक्री, जो हर बच्चा, हर एक्टर की शुरुआत वहाँ से होती है, किसी को कॉपी करने से, मिमिक करने से। तो वो आपने भी वहीं से शुरुआत की है, मेरा भी कहीं कहीं ना वैसा ही रहा है, क्योंकि सबका बचपना वैसे ही रहता है। वो चीज़ कि किसी को कॉपी करना, मिमिक करना, क्योंकि आप अभी भी बहुत सारी चीज़ें आप मिमिक्री वाले जोन में करते हो, आपको बुलाया जाता है कि भाई ये अनामय कर पाएगा, क्योंकि ये मिमिक्री वाले जोन भी नहीं है, एक नया कैरेक्टर बना देते हो आप, है ना। उसका एक थोड़ा सा मैनरिज्म पकड़ के, थोड़ा सा कैरिकेचरिश पकड़ के आप एक नया कैरेक्टर बना देते हो। ये कैसे हेल्प करता है, और ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट टूल है क्या? हाँ बिल्कुल। अगर कोई मिमिक्री कर पाता है, कोई एक आर्टिस्ट, बिकॉज हर कोई नहीं, सबके वोकल कॉर्ड अलग होते हैं, लेकिन अगर कोई कर पाता है तो बहुत अच्छा है उसके लिए। और मिमिक्री में मैं यही चीज़ बोलूँगा कि मिमिक्री सिर्फ कैरेक्टर, अगर किसी को मिमिक कर रहे हैं तो उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। एक होता है एक होती है उसकी वॉइस, जो उसकी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की वॉइस होती है। बच्चन साहब की अलग है, शाहरुख खान की अलग है। दूसरा होता है उसका मैनरिज्म, राइट। और तीसरी होती है उसकी बॉडी। 3 चीजें, मैनरिज्म, बॉडी, एक क्लोज ही है। तो होता क्या है कि अगर आप वॉइस नहीं अगर पकड़ पा रहे हो, मैनरिज्म तो पकड़ सकते हो। जो हम लोग एग्जैजरेट कर देते हैं, हमारे मिमिक्री वाले जितने हैं, शाहरुख खान इतना नहीं करते, लेकिन एक
रिदम होता है, क्योंकि हर कैरेक्टर का एक फ्लेवर होता है जिसको हम मिमिक कर रहे हैं, हर एक्टर का जो भी। तो खैर, तो वो मदद डेफिनेटली करती है, बिकॉज जो स्क्रीन पे है, जो हमें कैरेक्टर स्पेशली एनिमेशन में दिखाए जाते हैं, वो खुद ही कलर लिए रहते हैं, वो खुद ही एक्सैजरेटेड है, बहुत लाउड कलर उनका बनाया रहता है, तो आवाज भी वैसा दें तो डेफिनेटली हेल्प करता है। अगर मैं कहीं अगर मिमिक्री नहीं भी कर पा रहा हूँ तो उसकी मैनरिज्म ले आता हूँ। और सिर्फ वो एक्टर्स नहीं जो पॉपुलर हैं, जिनकी आप नकल कर रहे हो या कुछ है, आपके लाइफ में कई लोग हैं आपके जहाँ आसपास मिलते हैं, आप उनकी मैनरिज्म ला सकते हैं। करेक्ट। आप मेरा एक सेइंग मैंने बनाया हुआ है कि कभी भी एक एक्टर को ना 2 चीज करना चाहिए, ऑब्जर्व एंड अब्जॉर्ब। पहले ऑब्जर्व करो और उसको अब्जॉर्ब करो। तुम जितना ज्यादा रियल लाइफ में भी अगर रहा, कई बार काम आ जाता है, अरे यार वो बंदा ऐसा बोलता था, मैं उसको याद रखता हूँ। अगर कोई अजीब सा मिले, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, हाँ कुछ अलग सा लगे, तो मैं घर जाके प्रैक्टिस करता हूँ। तो मेरी मम्मी भी कई बार बोलती है क्या कर रहे हो, मैं कहा याद कर रहा हूँ, भूल जाऊंगा। तो वो आप उसको प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली हेल्प करती है। और इसमें जैसे लिटिल सिंघम में अगर जैसे मुझे बुलाया गया, तो क्या होता है कि जब इसमें एक चीज़ और बोलूँगा कि विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं दिल से अपने सारे सीनियर एक्टर्स जो पहले हमारे बॉलीवुड में परफॉर्म करके गए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो सब इतने बढ़िया काम करके गए और इतने रंगों से भर दिया हमारे बॉलीवुड को। हर एक्टर का एक मैनरिज्म, एक स्टाइल, एक इंटेंस, ऐसा नहीं कि हवा में था, वो बहुत मजबूती के साथ उन्होंने उसको किया। तो जिसकी मदद आज हम जैसे आर्टिस्टों को मिल रही है, क्योंकि हमारे पास एक इतना ब्रिलियंट रेफरेंस पॉइंट रहता है जिससे हम उसको क्रिएट कर पाते हैं। एब्सोल्युटली राइट। अब लिटिल सिंघम में मंत्री जी थे, तो एक पुराने एक्टर थे हमारे ओम प्रकाश, तो उनकी स्टाइल को तो मुझे ब्रीफ ही दिया गया कि ओम प्रकाश जैसा ही कुछ चाहिए, तो तो उनको वैसे ही बनाया, क्योंकि ओम प्रकाश जी की वॉइस अगर सुनोगे ना तो बड़ी क्यूटनेस है उसमें। एक अगर कोई बोले तुमको मालूम नहीं कैसे होगा, और थोड़ा ना मुझे पता नहीं यार, वो जो या चुपके चुपके में देखो तो उसमें होता है ना, धर्मेंद्र बोलता है ना, अरे आपने तो हद कर दी, अरे तुम्हारी तो किसी बात की हद नहीं है। वो जो उनका एक है, तो वो हम लोगों ने इसमें ये ब्रीफ आई थी। अच्छा, तो मैंने उसको ट्राई किया, तो वो एकदम फिट बैठ गया। और कौन सा कैरेक्टर था? मंत्री जी। हाँ, लिटिल सिंघम में मंत्री जी जो हैं वो मतलब बड़े वो प्यारे क्यों हैं, क्योंकि उनके दोस्त उनके एज के नहीं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा लड्डू हैं, ये लोग सबके साथ घूमते रहते वो। तो अब वो एक ऐसा मेल वॉइस जो मैच्योर्ड है, लेकिन उसमें क्यूटनेस है, स्वीटनेस है। तो जो क्रिएटिव बंदा था, उनको मैं आई हैट्स ऑफ टू हिम कि उन्होंने ऐसा कंसीव किया कि ये वॉइस बरोबर जाएगी। अगर हम कोई बहुत सीरियस अमरीश पुरी जैसी आवाज अगर बच्चों के साथ है तो मैच नहीं करेगी, क्यों इतना भारी वाला आवाज बच्चों के साथ आप ही कन्विंस नहीं हो गए, लेकिन उन्होंने क्रिएट किया हुआ था, बस मैंने तो परफॉर्म कर लिया। क्या बात है, कुछ एक डायलॉग उनका हो जाए। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, कभी आइएगा मिर्ची नगर में। वेरी गुड वेरी गुड, आपका स्वागत मैं और लिटिल सिंघम आप पूरी तरह करेंगे, धन्यवाद। या फिर वो उसमें गोलमाल में जॉनी लीवर का था, पप्पी, माधव को मैं छोड़ूंगा नहीं, उसमें इतने नुआंसेस थे। तो ये हेल्प होता है, डेफिनेटली हेल्प होता है। अब ऐसी आपने शॉन द शीप में अलग अलग वॉइसेस की हैं। करेक्ट, अकेले। करेक्ट। उसमें क्या क्या वॉइसेस यूज की हैं आपने? उसमें वॉइसेस की थी, मेरे को कैरेक्टर्स के एक तो शॉन का याद है। शॉन की वॉइस डिसाइड नहीं हो रही थी। ऑब्वियसली हम थोड़ा बॉलीवुड के रेफरेंसेस लेते हैं, क्योंकि उसमें चूंकि फ्लेवर इतना ज्यादा है तो हमें फ्लेवर मिल जाता है। तो उसमें जो शॉन है उसका समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। हमने बहुत वॉइसेस ट्राई किए, नहीं आ रहा था। फिर क्या होता है ना कि आप इमेजिन करते हो उसकी बॉडी लैंग्वेज को। अब बॉडी लैंग्वेज से शॉन की वॉइस डिसाइड हुई। एक छोटा सा चंक था कि वो दीवार से नीचे कूदता है शॉन और यूं करके और फिर बढ़ता है। तो मैंने कहा यार ये बॉडी लैंग्वेज तो सैफ अली खान की है। जब वो उनका वो जो अब तो वो बहुत सीरियस और अच्छा मतलब अलग ढंग का काम करने लगे हैं। जब वो उनका जब दिल चाहता है या कल हो ना हो वो पिक्चरें आई थी, तो उनका बड़ा क्यूट सा बड़ा स्वीट सा एक कैरेक्टर वो लेके आए थे, जो उनका एक नया शेड था, जो उनको आप कम बैक भी बोल सकते हो उनका।
तो वो दिल को बहुत भाया था। तो मेरे को लगा कमान यार, नो प्रॉब्लम, मैं फिर देख लूंगा। तो वो जो उनका एक स्टाइल था ना, मैंने कहा यार ये सैफ अली खान बहुत अच्छा लगेगा, मैं करूं क्या। एंड आई ऑलवेज बिलीव इन टीम वर्क। तो सब बैठे थे, मैंने कहा करके देखता हूँ, अपना ये होता है लेट्स ट्राई, क्या होता, कैसा साउंड करता है। तो सबको अच्छा लगा, तो वहां लॉक हुआ। फिर शॉन को अपने सैफ अली खान दिया जैसा। हाँ, और दूसरा जैसे अब उसमें एक डॉगी है जो बदमाश है, वो और कमाल का कैरेक्टर है। 3-4 ही कैरेक्टर तो हैं उसमें जो मेन है। तो अब उसको वो भी डिसाइड नहीं हो रहा कि क्या बोलूं, कभी ये कैरेक्टर का ट्राई करूं, कभी धोनी जैसा ट्राई करूं, कभी उसका करूं। तो इंजीनियर जो है, मेरे को याद है, वो बोला सर मिथुन ट्राई करेंगे क्या। तो मैंने कहा कर लेते हैं। क्या शॉन क्या करता तो, अरे मैं इधर काम नहीं करेगा, बहुत थक गया रे। वो क्या फट से सेट हो गया एकदम बैंग ऑन। अरे बड़ा अच्छा लग रहा है, यही लॉक। अब उसमें एक जो मालिक है फार्म का, तो उन चश्मा पहन रखा, वो कैरेक्टर बड़े से हैं, बुजुर्ग हैं, चश्मा पहन रखा है, बड़े बड़े साइड बोन्स हैं उनके। तो मैं कहा कि यार ये तो उत्पल दत्त जैसे दिख रहे हैं। तो अग्री नहीं कर रहे थे वो लोग, बोले अरे नहीं यार कैसा लगा। मैं कहा करके देखते हैं। अरे शॉन तुमने कितना बढ़िया काम किया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वो फिट हो गया। तो एक शॉन द शीप में आपने सैफ अली खान किया, मिथुन दा किया, उत्पल दत्त, ये प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स थे। और बाकी जितने जो थे फिर अपने हिसाब से, उसके मैनरिज्म के हिसाब से हम लोग, क्योंकि वो विजुअल देख के आप कर रहे थे, क्योंकि उसमें डायलॉग तो थे नहीं, हमने हिंदी में ही डायलॉग। अच्छा, राइटर्स बहुत अच्छे लिए थे। तो राइटर ने बहुत इंटेलिजेंटली पूरी कहानी बुनी थी, क्योंकि वो तो उसमें डायलॉग है नहीं, वो आपने बुनना है। जैसे ऑगी एंड द कॉकरोचेस है, उसमें डायलॉग तो है नहीं। ऑगी एंड कॉकरोचेस में किया आपने कुछ एपिसोड्स? नहीं, शुरू में, बहुत शुरू में जब नया नया आया था तो हम लोगों ने ऑडिशन दिया। अच्छा, ऑडिशन दिया। हाँ, तो मैंने किया था उसमें, लेकिन उस समय मैं पुराने वॉइसेस करता था, उनको नए वॉइसेस चाहिए थे, तब सौरभ भाई ने उसको किया। तो खैर, तो अभी इसमें जो छोटे छोटे हैं वो हम लोग, अरे इसको ये करके देखे क्या, वो कर जो इंसिडेंटल है। तो शॉन में मैंने सारे मेल कैरेक्टर्स किए। नाइस। और ऐसे अपने सब कैरेक्टर किए मिस्टर बीन में। हाँ, मिस्टर बीन की वॉइस कैसे रखी आपने? मिस्टर बीन की जब वॉइस, जब मुझे हुआ कि आपको करना है इसको, एक ऑडिशन दे दें आप, तो मैंने उसमें ज़्यादा मिमिक्री नहीं की। उसमें मैंने बीन को मिमिक करने की कोशिश की। एक तो बीन की कोई वॉइस नहीं है, लेकिन कभी कभी जो उनके जो फेस बनते हैं, और वो जो उनका एक खास एक तरीका है, वो जो उनका एक एक्सप्रेशन है, तो मैंने को पकड़ा और उसको फिर पूरे डायलॉग बना दिए। डोंट वरी आंटी, मैं कर दूंगा। वो हंसता भी वैसे ही। तो ये वॉइस इस लाफ्टर इस वॉइस के साथ जा रही थी। तो आपने उनका एक रिएक्शन पकड़ा, उसके बेसिस पे रिएक्शन के साउंड को पकड़ा, उस पे बेसिस पे आपने पूरी वॉइस डिसाइड उसको ऑडिशन दिया। तो नाइस। और मिस्टर बीन में कौन कौन सी वॉइसेस की हैं? उसके बाद तो उसका तो इंसिडेंटल बहुत आते हैं। तो अगर कोई अब क्या होता है ना, आप अपने वोकल कॉर्ड को जितना यूज करो, हर का एक रिदम है। अब कोई इस तरह के अपर टोन पे ग्रेन्स में अगर रखोगे आप, तो वो यूजुअली नेगेटिव या स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी साउंड करता है। और बिल्कुल अप पे जाओगे, नहीं अरे आप कैसे, आइए सर बैठिए, इट साउंड्स लाइक इज अ वेरी जेंटलमैन, सॉफ्ट स्पोकिंग पर्सन, बड़ा सिंपल सा है। तो उस तरह से जैसे जैसे कैरेक्टर आए, वैसे तो पर्सनालिटी देख के, कैरेक्टर का अपीयरेंस देख के, उनके मैनरिज्म देख के आप उसकी वॉइस, क्योंकि आपके पास तो वॉइस है ही नहीं उसमें। करेक्ट। वो ऐसा एनिमेशन है जिसमें आपके पास रेफरेंस नहीं है। शॉन द शीप में भी नहीं है, ऑडबॉट्स में भी नहीं था। ये सारे जितने मैंने किए, ऑडबॉट्स में तो मुझे आया हुआ था कि आपको ये ही करना है। अच्छा। तो वो क्रिएटिव टीम चैनल की वो बहुत सॉर्टेड थी। नाइस। ऑडबॉट्स में कौन कौन सी वॉइसेस की? मतलब वॉइसेस उसमें दिए हैं। सुनील शेट्टी थे, अक्षय कुमार थे, संजय दत्त थे, सैफ अली खान थे। एक बड़ा इन्होंने इंटरेस्टिंग किया चैनल को, मतलब मानना पड़ेगा जो क्रिएटिव लोग हैं। अब मैं फीमेल वॉइस निकालता, उसमें एक फीमेल जो पिंक कलर की मतलब वो टेडी है, तो उन्होंने कहा फीमेल से नहीं कराते, मेल से कराते। तो अभी क्या करें, तो उन्होंने कहा ना थोड़ा इसको बंगाली एक्सेंट दे दो। तो कैसे किया आपने? अब उसमें मैंने फिर वो किसी को बोलते सुना था, तो मैंने उसको फिर उठाया। अरे बाबा तुम क्या कहती, तुम ऐसा करेगी तो कैसे होगा, आई लो। तो वो पूरा बंगाली नहीं था, लेकिन उसको ना पतला, वो टिपिकल अरे बाबा ऐसा नहीं है, वो नहीं किया हमने। क्योंकि इसमें एक और मिमिक्री में ऐड करूंगा कि इंडिया एक लकी कंट्री है
जिसमें इतने लैंग्वेजेस हैं और हर लैंग्वेज का अपना एक सुर है। तो जब हम मिमिक्री करते हैं ना तो हमें वो बहुत रेफरेंस मिलते हैं। Correct. हम सिर्फ एक्टर्स को मिमिक नहीं करते, हम लैंग्वेज के फ्लेवर को भी पकड़ने की कोशिश करते हैं। हरियाणवी अलग है, साउथ का अलग है, नेपाली हमारे पड़ोस का है वो अलग है, राजस्थानी अलग है, गुजराती अलग है, यू नो। तो वो बहुत हेल्प करती है और ये तभी आएगा जब आप ऑब्जर्व करोगे। करेक्ट। अब जितना ऑब्जर्व करो, एक एक्टर को मैं हमेशा बोलना चाहूंगा, क्योंकि कोई डबिंग आर्टिस्ट नहीं होता, वो डबिंग एक्टर है मेरे हिसाब से। और एक एक्टर वो हर कुछ उसके आसपास हो रही है, उसको एटलीस्ट उसको अंदर उसका एक अंश होना चाहिए, तभी जब वो परफॉर्म करे, क्योंकि वो क्या करने वाला उसको मालूम नहीं। उसको जो जितने रस हैं उससे ज्यादा ही परफॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि आपको कितने अतरंगी कैरेक्टर आते हैं, राइट? तो अगर आपके पास जितना असला बारूद अंदर रहेगा उतना ही निकलेगा। तो आप जमा करते रहो। तो एक एक्टर की जो असेट होती है वो होती है उसकी ऑब्जर्वेशन, और जितना ऑब्जर्व किया। मैं यही, अगला सवाल मेरा यही था कि जो अपकमिंग वॉइस आर्टिस्ट हैं या कोई एक्टर्स भी हैं, अगर उनको आप कुछ एक एडवाइस देना चाहो, तो अभी तो आपने दी ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करो देन एब्जॉर्ब करो। करेक्ट। और क्या आपको लगता है कि क्या ज़रूरी चीज़ है जो आपके अंदर होनी चाहिए ताकि आप वक्त के साथ एक्सेल करो, आपको काम मिले और आप आपके जैसे आर्टिस्ट बन सकें? सबसे पहले तो काम के लिए ईमानदारी। ओके। सबसे पहले कि आप जो करने जा रहे हो, बिकॉज आजकल क्या है, इंस्टा का दौर है। आजकल जब हमने शुरू किया था तो उस समय ये नहीं आए थे, कुछ साल से ही ये बहुत एक्टिव हुआ है, पोस्ट कोविड और ज्यादा रील्स वील्स आए हैं। तो जो नए लोग आ रहे हैं उनकी भी गलती नहीं है, दे आर गोइंग विद द फ्लो, जो ट्रेंड चल रहा है वो वही करेंगे। तो अब उसमें हमारा जो क्राफ्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राफ्ट है और बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है। आप इसको कैसे लेते हो और कैसे इसको लेके जाते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। तो मैं उनके लिए यही कहूंगा कि पहले तो आप जो करने जा रहे हो, आप इस माइंडसेट से करने जाओ कि आप उसको जस्टिफाई करोगे, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें इंस्टा में कुछ लाइक्स या मिल जाए या फॉलोअर्स बढ़ जाए। क्योंकि क्राफ्ट है, आपके काम में ईमानदारी जितनी रहेगी ना, आपके फॉलोअर्स अपने आप बढ़ेंगे, क्योंकि आपके काम में वजन आएगा। आप अगर ऊपरी सतह पे अगर आपको लगता है ऐसा कि आप ऊपरी सतह पे काम करके कुछ करके अगर हम करके किसी तरह कर लें, तो वही होती है ना कि जो पौधा जितनी जल्दी उगता है उतनी जल्दी मुरझा जाता है। जिसमें बहुत दिन से सींचा जाता है, वो नेचर है, गो विद द नेचर। आप करो, डेफिनेटली इंडस्ट्री को हमेशा नए एक्टर्स की जरूरत होती है, नए आर्टिस्ट की जरूरत होती है, आना ही चाहिए, लेकिन ईमानदारी रखो और आप बहुत क्लियर रहो कि आप क्या करने जा रहे हो। और डेफिनेटली हर कुछ सीख के नहीं आता, लेकिन अगर आपका इंटेंशन सीखने का होगा तो आप डेफिनेटली सीखोगे। इंटेंशन नहीं रहेगा तो आप सीखोगे क्या? और कोई परिपूर्णता, आमिर मैं तो ऑनेस्टली बोलता हूँ, अभी भी मेरे कोई सीनियर आर्टिस्ट अगर मैं पहुंचा स्टूडियो और अगर वो डब कर रहे हैं, मैं डेफिनेटली सुनता हूँ। करेक्ट। यार ये इसको कैसे ले जाते हैं, ये इसको, अरे यहाँ पॉज कैसे लिया उन्होंने, क्योंकि वो डेफिनेटली मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। और कोई सीनियर जूनियर नहीं होता, जो जितना सीखा या जितना जाना उस हिसाब से आप सीनियरिटी या ये कर सकते हो। ये एक्सप्लोरेशन है एंड यू कीप ऑन लर्निंग। एक आर्टिस्ट कभी बैठ ही नहीं सकता कि मैंने सीख लिया। ये जर्नी है और ये एंडलेस जर्नी है। ये आपके लास्ट ब्रेथ तक रहेगी। करेक्ट। तो टेक इट दैट वे। आप किस नजरिए से आ रहे हो, बस वो नजरिया अगर आपका क्लियर है ना, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करोगे। क्या बात कही है, क्योंकि आप सीख के बढ़िया बन सकते हो। करेक्ट। और कई बार होता है आपको पता ही नहीं आपके अंदर क्या है, लेकिन आप ईमानदारी से खुद को एक्सप्लोर करोगे तो अंदर से आवाज आएगी कि हाँ मैं हूँ। वो अनटैप्ड रीजन जितने भी वो टैप होते रहेंगे, लेकिन उसके लिए ईमानदारी से आपको अंदर जाना होगा। एक क्राफ्ट के प्रति ईमानदारी रखनी होगी कि इसको मुझे सीखना है, मुझे करना है। क्या बात कही है, तब चीज निकलेगी, नहीं तो फिर फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अभी हमारा पॉडकास्ट अपने अंतिम चरण पर है, विचार एंड वाइब्स का। अमेजिंग से आपने अपने विचार रखे अन्ना भाई, मजा आ गया। वाइब्स भी अच्छी, वाइब्स बड़ी अच्छी क्रिएट हुई है। आई एम श्योर आप लोगों को भी मजा आया होगा। एक मैं बहुत दिनों के बाद एक राउंड कर रहा हूँ, रैपिड फायर राउंड आपके साथ। ठीक है, क्या पूछोगे भाई? कुछ सवाल पूछता हूँ, आपको बहुत जल्दी जवाब देना है उसके। ऐसी है, छोटे मोटे सवाल है। शुरू करते हैं रैपिड फायर। सबसे पहली बार जब डबिंग स्टूडियो में आप एंटर करते हो तो क्या सोचते हो? मुझे कैरेक्टर जीना है। 3 वर्ड्स जो आप अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हो? काम के प्रति ईमानदारी, ईमानदारी और ईमानदारी। ईमानदारी, ईमानदारी। ओ भाई साहब, अगर आप डबिंग आर्टिस्ट नहीं होते तो क्या होते अभी?
एक्टर ही रहता या स्ट्रगल कर रहा होता, लेकिन करता यही, करते परफॉर्मेंस, कुछ और नहीं हो सकता था, नहीं हो सकता। डबिंग ब्रेक में आप कुछ स्नैक खाते हो? आपका फेवरेट स्नैक क्या है? नहीं, आजकल तो मैं डाइट पे हूँ तो नहीं खाता हूँ। ऐसे चाय वगैरह पीते हो आप? हाँ, चाय पीते। चाय बड़ी वो गर्म पानी चाय? गर्म पानी नहीं। अच्छा, गर्म पानी में प्रॉब्लम है। कौन से कैरेक्टर आपका अभी तक का लाइफ का सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था? चैलेंजिंग एक कैरेक्टर मैंने किया था बहुत पहले, मुझे एक सेंट का कैरेक्टर करना था और वो मुझसे नहीं हो रहा था। अच्छा। मयूर मुझे माकर ये था इंजीनियर, आना में नहीं आ रहा रे, मेरे को समझ नहीं आया क्यों नहीं आ रहा। नहीं, वॉज अ सेंट, और वो सेंट इतना ज्यादा थे कि मतलब वो उनके आपके हर आवाज में वो चीज आनी चाहिए, वैसा चाहिए, वो एकदम डिवाइन बात आनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से फिर क्यों होता था, हम डब करते, हमारी आदत है डब किए, फिर ब्रेक लिया, थोड़ा गप्पे मारे, फिर डब किए। हम लोग ऐसे ही काम करते हैं, चिल्लो के काम करते हैं डेफिनेटली। उसमें मैं लंच पे जाना बंद कर दिया। अच्छा। हाँ, मैं उस जोन में रहा। एक ही सिटिंग में पूरा कैरेक्टर करना है। मतलब किया और जोन में रहा। सब बोला चलते चलते, मगर नहीं, तभी कर पाया। नाइस। आपके करियर का सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट कौन सा रहा? अभी तो आना बाकी है। ओके। एक ऐसी फिल्म जो आपने अब तक डब की हो, लेकिन आप चाहते थे कि अगर ये कैरेक्टर मेरे को एक्टिंग करने को मिलता ना तो मजा आ जाता? टिरियन लैनिस्टर। ओके। आपको कब रियलाइज हुआ ये चीज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, जब आप करने लगे, काम करने लगे, कि यार मेरा टैलेंट थोड़ा सा हटके है, जो है हम सबको पता है। मतलब आप जो बोलते हैं ना कि यार कोई कहीं भी कोई फंसता, जो मैंने बोला कि ये अन्ना से करा लो, या तो ये अन्नामाई कर सकता है ना, ऐसे स्टेटमेंट्स बहुत सुने हमने भी रियलाइज किए। आपको कब रियलाइज हुआ? कई बार मैं लास्ट रिसोर्स होता हूँ सबको ट्राई करने के बाद, भाई अब तू ही कर टाइप से है। शुरू में ही हो गया था, मतलब जब मुझे रेगुलरली मिलना शुरू हो गया था, तब मुझे लगता है कि एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन हाँ 6-7 एपिसोड, 6-7 महीने बोल लो या 6-7 सीरीज बोल लो, क्योंकि लोगों के रिस्पॉन्स आने लगे थे। तो आपको कैसे पता चलेगा? रिस्पॉन्स से पता चलेगा। ऐसे तो हर को लगता है हम हटके हैं। इंसान अपने आप को हटके ही समझता है। आपका फेवरेट को आर्टिस्ट कौन रहे हैं अभी तक, मतलब जिसके साथ काम करने या जिसके साथ आपकी जब आवाज़ आती है, आप सुनते हो तो आपको मज़ा आ जाता है? मुझे राजू गावा के साथ मजा आता है। रीजन बिंग क्या है कि उसका भी रिदम मेरे जैसा है। तो हम लोग ना रेडियो प्ले करते थे, डोकोमो करके एक प्रोडक्ट एक था, उसके लिए हम दोनों करते थे। तो हमारी वेवलेंथ मैच करती थी। जब हम परफॉर्म करते थे तो हम स्क्रिप्ट पढ़ते थे और उसके बाद बीच में तू ये बोल, मैं ये बोलता हूँ, और वो भी मुझे सजेस्ट करता था, काम कर तू इसको नीचे ले, तो मैं ऊपर से उठ के आता हूँ तो कैरेक्टर निकलेगा। तो क्या है कि उसके पास भी क्राफ्ट के लिए ईमानदारी है, मेरे पास भी एक तरह से है, तो हम लोग क्राफ्ट के लिए काम करते थे। Nice. और हमने अपने स्पोर्ट्स इवेंट डीपीएल में भी हम लोगों ने साथ में कमेंट्री करते थे। आप लोग अमेजिंग रहता इसीलिए हुई क्योंकि ईमानदारी काम में थी। चाहे कमेंट्री करो, चाहे मजाक भी करो, मजाक में भी ईमानदारी होनी चाहिए। आपको कोई ऐसा कैरेक्टर जिसमें आपको सबसे ज्यादा रीटेक्स लेने पड़े हो आज तक? हाँ, हुए हैं, कई सारे कैरेक्टर हैं। एक नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना कि रीटेक्स पता है कब होते हैं? जब आपका माइंड सेटल नहीं है, फोकस्ड नहीं है, या आप डिस्टर्ब्ड हैं, या नींद नहीं हुई है, किसी कारण हुए हैं कई बार। लेकिन वो सिर्फ इसलिए हुए हैं क्योंकि मेरा माइंडसेट उस समय नहीं था। ओके, एक आखिरी सवाल पूछता हूँ। एक सीक्रेट हैबिट आपकी जो आप डबिंग करते वक्त हमेशा फॉलो करते हैं? सीक्रेट हैबिट? हाँ, मैं मार्किंग करता हूँ स्क्रिप्ट पे। पॉजेस मार्क करना, चीजें नहीं, पहले तो मैं पूरा स्क्रिप्ट का कैरेक्टर मार्क करता हूँ। ओके। क्या होता है आजकल टैब पे हमें आने लगा है, थोड़ी दिक्कत होती है उसमें। उसका एक अलग तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, टेक्नोलॉजी बदलती है। बट यूजुअली हमें स्क्रिप्ट मिलता है, तुम देखते हो, तो उसमें आपके कैरेक्टर बाकी सारे पूरी लिखी रहती है, कौन कैरेक्टर कब बोल रहा है। तो मुझे बड़ी दिक्कत होती थी कि मैं कैरेक्टर कहाँ खोजूं। तो खोजने में क्या होता था कि मुझे फिर मेरा फ्लो टूटता था। करेक्ट। तो मैं अभी भी आज भी अभी जाऊंगा डब पे तो मैं सबसे पहले मार्किंग करूंगा। पूरी स्क्रिप्ट में अन्ना भाई मार्क कर देते हैं, तो मैंने भी देखा। अगर मेरा कैरेक्टर और इनका स्टाइल अलग है मार्क करने का, वो मैं पहचान लेता था। दो मार्किंग करता हूँ। एक तो पूरे में सर्किल मार दिया, मेरा पूरा जो कैरेक्टर हो गया, और जैसे जैसे डायलॉग हुआ उसमें साइन मार दिया, जेड या कुछ भी बना दिया। तो कई बार होता है ना कि कोई कैरेक्टर आपने किया और फिर आधे में चल आधी फिल्म और करते हैं, तो इंजीनियर बदल गया सपोज, बोलता है अरे कहाँ से था? मैं बताता हूँ, मुझे मालूम है मैंने कहाँ तक किया है, उस TCR पे। और इसका एक और फायदा है टेक्निकली जो मैं आपको बताता हूँ। कई बार होता है ना कि अगर मेरा कैरेक्टर शुरू में आया, फिर आधे घंटे बाद आया, या थोड़ी देर बाद, जितनी देर भी बाद आया, तो कई बार होता है कि इंजीनियर स्क्रॉल करते जाते हैं, तो निकल गया, नहीं दिखा, अरे यहाँ से दिख रहा है तो वहां से हम टेक करते हैं। और यूजुअली क्या होता है, अगर आपने मार्किंग नहीं की है तो वो जो आपने
स्क्रॉल करते निकला और फिर वहां पहुंच गया। तो वही जरिया है ना कैरेक्टर पकड़ने का। दूसरा है कि उसने जो टीसीआर बोला आप वहां पे आके कर गए। मार्किंग में क्या होता है कि कई बार ऑफ में बोल जाता है कैरेक्टर, कई बार आकाशवाणी में उसकी कैरेक्टर की आवाज आ रही है, मतलब ऑफ में, जो विजिबली तो नहीं दिख रहा, आप विजुअल बढ़ा रहे हो नहीं दिख रहा, तो वहां पे होता है। तो मेरा क्या फायदा होता है कि मैं उसको बोलता भाई छूट गया है, कहाँ पे, क्योंकि दिखा नहीं उसको, क्योंकि उन लोग भी इतना काम कर रहे होते हैं कि आसान नहीं है, कई बार छूटना लाजमी हो जाता है प्रोसेस में, हमारे प्रोसेस है, इट्स अ प्रोसेस। तो उसमें मेरे को हेल्प हो जाता है, तो मेरे डायलॉग्स नहीं छूटते। क्या बात है, डायलॉग नहीं छूटते। और ये एपिसोड अगर आपने छोड़ दिया ना, ये वाला पॉडकास्ट, तो बहुत कुछ मिस करोगे। अगर आपने ये सुन लिया तो लोगों को भी बोलो, सबको, कि ये पॉडकास्ट पूरा देखें अन्ना भाई के साथ। अमेजिंग अन्ना भाई, मेरे को तो बड़ा मजा आया। आपको कैसा लगा विचारन वाइब्स में? मजा है, ऐसे तो तुमसे मिलके हमेशा ही मजा आता है, लेकिन इस बार माइक पे ज्यादा मजा है। भैया और भी सारी बातें आपसे करनी है, लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त की पाबंदी, एपिसोड ऑलरेडी ज़्यादा हो गया, मज़ेदार हो गया। आई एम श्योर आप लोगों को मज़ा आया होगा, पता नहीं चला होगा ये 1 घंटा या उससे ज़्यादा का वक्त कब बीत गया। थैंक यू सो मच अन्ना भाई। प्लेजर। ये बस एक छोटी सी भेंट है जो हम अपने सभी विचार एंड वाइब्स के गेस्ट्स को देते हैं। अरे वाह, थैंक यू। अरे ये तो भोंपू है। अन्ना भाई के घर में भी एक बड़ा सा भोंपू है, ओरिजिनल रिकॉर्ड है इनके। उसके बगल में, उसके बगल में रखना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अन्ना भाई, विचार एंड वाइब्स में आने के लिए, अपने इतने खूबसूरत अमेजिंग विचार रखने के लिए, और ऐसी वाइब क्रिएट करने के लिए जो आई एम श्योर आप सब तक पहुंची होगी। आप कमेंट कीजिए आपको सबसे अच्छा सेगमेंट कौन सा लगा, अन्ना भाई की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी, क्या सीखा आपने। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर ऐसे ही अमेजिंग आर्टिस्ट से आपको मिलना है, उनकी जर्नी सुननी है, उनसे कुछ लर्निंग लेनी है। और विचार एंड वाइब्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस पॉडकास्ट को सबके साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू अन्ना भाई। थैंक यू सो मच।